टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और कैसे हैं आप सब? और आप सबको खुशामदीद मुस्कुराती मॉर्निंग में, जो कि आप देख रहे हैं टीवी वन पे। और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त अलवीना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको भी और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसी हैं अलवीना? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है, सुबह सुबह तबीयत ख़राब लग रही है? जी बिल्कुल, आपको पता है जिस तरह सीज़न चेंज हो रहा है, जब वेदर चेंज होता है ऑब्वियसली आपकी तबीयत भी उसके साथ साथ चेंज होती है। तो हम सबको ऑलमोस्ट कफ भी हो रहा है, फ्लू भी हो रही है, तो हमें उस हिसाब से ज़रा ख्याल करना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सी चीज़ें, हमारी आदतें भी चेंज होती हैं ना। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी से ज़्यादा देर सो जाएं, सुबह उठा नहीं जाता। और फिर अच्छा, मौसम थोड़ा सा इतना अजीब चल रहा है अलवीना कि आप लोग भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि रात में जो है वो ठंड हो जाती है और दोपहर में जब कभी कभी दिल चाहता है कि थोड़ा ठंडा पानी पिएं, प्यास नहीं बुझती है। अच्छा, मेरा तो ठंडे पानी के साथ मेरा कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं रूम टेम्परेचर पानी पीना पसंद करती हूँ। अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ, एक दिन सिर्फ ठंडा पानी पीऊँगी तो ये हाल होगा जो अभी हो रहा है। अलवीना जो है, अलवीना ये बात आप मेरी, मैं कहती हूँ कि ये ना हम में से अलग हैं। तुम बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो और नॉर्मल बंदों से अलग है। इतनी शराफत से कौन रहता है यार, हमसे तो नहीं रहा जाता। असल में ये हैबिट्स जो बाबा ने डाली हुई है ना बचपन से, तो वो फिर अब प्रॉब्लम करती है जब नहीं करते तो। वाकई ये तो है। खैर लेकिन अच्छा, एक और चीज़ होती है कि रात में हमारे यहाँ तो खैर यही ठंड है, कराची वालों के लिए जो है ना, मैं यही बोलने वाली यही ठंड है। पंजाब में खैर अच्छी खासी ठंड हो गई है, लेकिन कराची वालों के लिए यही ठंड है। और हम चाहते हैं कि हम इसी ठंड में सब कुछ एंजॉय कर लें। जैसे कि मैंने आज वेलवेट निकाल लिया। वेलवेट साहब मुझे भी कह रहे थे क्या ठंड आ गई, मैंने कहा कराची में इतनी ठंड होती है। खूबसूरत सा वेलवेट का जो है वो ड्रेस पहन के आई हूँ। एक तो फेस्टिव जो है वो सीजन भी चल रहा है और उसके साथ साथ जो है मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठंड का जो है फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन अलवीना, ऐसा भी होता है कि ठंड जब आती है तो एक तो हम ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाने का अपना ही मज़ा है, लेकिन हम चीज़ों को बैलेंस्ड ही रखते हैं। जब हम मूंगफलियाँ रात में अक्सर घरों में, एग्जैक्टली अक्सर घरों में ऐसा होता है, मेजॉरिटी बल्कि मैं कहूँगी 80-90 घरों में ऐसा होता है कि रात के टाइम पे जब तमाम घर के जो अफराद हैं अपने कामों से फारिग हो जाते हैं, नमाज वमाज पढ़ के जो है वो बेड पे या फिर लाउंज में ब्लैंकेट में घुस के सब जो है ना मूंगफलियाँ खा रहे होते। और मूंगफली किसी क्वांटिटी में नहीं खाते, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है। जितना आपका दिल चाहे आप एंजॉय कर रहे होते हैं, गपशप में साथ चाय भी रखी हुई होती है, आप खा लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि ज्यादती हर चीज़ की बुरी है। पूरे साल नहीं खाएंगे और जब ये सीजन आएगा तो इतनी सारी एक्सेस में खाना शुरू कर देंगे। हैंडफुल ऑफ नट्स कहा जाता है कि आपने हैंडफुल ऑफ नट्स से ज़्यादा नहीं खाना। वो तो हम नॉर्मली जो है वो कहते हैं कि आपने लेना है एक मुट्ठी के बराबर जो है वो आपने खाना है। वो आपको अपने डेली बेसिस पे जो है वो रखना होगा, ताकि तमाम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन मसला ही यही है ना कि या तो हम कोई चीज़ खाएंगे नहीं, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा, या फिर इतनी खाएंगे कि हम वो इतनी ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसके आपको पता है नुकसानात भी होते हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात करेंगे। हमने जो है वो एग्जैक्टली आज हमारी जो गेस्ट होंगी ब्रेक के बाद जो हमें ज्वाइन करेंगी, वो जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। वो हमें गाइड करेंगी। उनका नाम भी मैं बता देती हूँ आपको कि मारिया आमिर हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी, और मज़ीद उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगी जब हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन उनसे हम ये पूछेंगे कि जब हम किसी खाने पीने की ज़्यादती करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसानात होते हैं, हमें कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को खाना चाहिए। और क्या हम वर्दा कुछ पर्टिकुलर कुछ हवाले से भी बात करेंगे, जिस तरह किडनी के हवाले से मसाइल होते हैं लोगों को, उनकी डाइट में प्रॉब्लम होते हैं, क्या इस हवाले से भी बात करेंगे? बिल्कुल, मैं अगली बात यही करने वाली थी कि जब हम खाने पीने की ज़्यादती पे आते हैं ना, यानी कि हम ज़्यादा खा लेते हैं बगैर किसी हिसाब के, तो फिर वो चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे कि किडनी में स्टोन्स हो जाना। आपको पता है किडनी में भी जो स्टोन्स होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। 4 तरह के डिफरेंट किडनी में स्टोन्स होते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। फिर आप कहते हैं कि जी हम तो कोई छालिया, तंबाकू, पान, इस टाइप की चीज़ें लेते नहीं है, पानी भी तो नहीं पीते लोग, लेकिन हमें हो जाता है। एग्जैक्टली। और पानी नहीं पीते। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने दिन में अगर 4, 6 या 8 गिलास पानी पी लिया, आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पानी आपको कंटिन्यू ज़्यादा पीना चाहिए। कहते हैं कम से कम भी 1 लीटर आपने पानी दिन में लेना चाहिए, लेकिन वो भी किस तरह से लेना चाहिए? अगर आपका एक्सर्जन ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है आपको, तो आपको पानी की क्वांटिटी भी जो है वो डबल कर देनी चाहिए। डिहाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं रखना चाहिए। और मज़ीद बहुत सी ऐसी बातें अलवीना जो हम आज के अपने प्रोग्राम में करेंगे। और उसके साथ साथ
आप सबको था जिनका इंतज़ार 2 दिन से, वो नहीं आ रही थी हमारे साथ, तो आज वो होंगी। अलवीना, गेस करें मैं किसकी बात कर रही हूँ? बिल्किस साहिबा की बात कर रही हैं आप। बहुत कॉल्स आती हैं उनकी, लोग पूछ रहे होते हैं, हमने उनसे बात करनी है, हमने उनसे इस हवाले से बात करनी है, तो आज वो हमारे साथ मौजूद है। डोंट वरी। एग्जैक्टली, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे सेगमेंट में, जो कि हमारा सेगमेंट होता है हुस्न का राज, और उसमें वो बात करेंगी ड्राइनेस पे। हम सर्दियों में जब सर्दियां आती हैं, नीचे यही बात करी थी पूरी, यहाँ से आपकी नोज पे भी पूरी अभी भी आपको दिख रही है, हाँ, थैंक गॉड स्क्रीन पर नहीं दिखती, पूरा रेड ये पूरा एरिया और पूरे रैश। हाँ, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर बिल्किस आज है ना हमारे साथ, हम उनसे मशवरा करेंगे कि भाई ऐसा क्या करें। और आपको पता है एक और मसला होता है, आपके जो फटे होंठ होते हैं, जो लिप्स आपके फट जाते हैं और उस पर ऊपर से लेयर आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और इसके अलावा हमारे साथ पीडियाट्रिशियन भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे चेस्ट कंजेशन पे, कि सर्दियों का मौसम जब आता है, अकेला खुद नहीं आता, साथ में बीमारियां, ड्राइनेस और 10 मसले मसाइल जो है बहुत अजाब लेकर वो आता है, लेके आता है, बुरा हाल कर देता है आपका। बिल्कुल। तो देखते रहिए हमारा आज का शो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार भी होगा। कंटिन्यू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है फिट रहें स्मार्ट लगें। फिट रहें स्मार्ट लगें का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्कआउट, योगा या एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो फिट रह सकते हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके और बैलेंस करके भी जो है वो फिट रह सकते हैं और स्मार्ट लग सकते हैं। क्यों अलवीना? ये एक मैंडेटरी हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। जब तक आप अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगे, आप अच्छे नहीं लग सकते और आप हेल्दी भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि आप जो खाते हैं वैसे आप दिखते हैं, यानी कि जो आप खाएंगे वैसे ही आपके चेहरे पे आएगा, वही दिखेगा। कहते हैं ना बार बार चेहरे पे इतना ग्लो क्यों आ रहा होता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे आपके फेस पे ग्लो आता है नेचुरली। तो जनाब, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हमारे साथ मौजूद है MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उसके साथ साथ क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं, डॉक्टर मारिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो मारिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, हमने अब बात करने के लिए, जैसे हम तो बात कर भी रहे थे स्टार्ट में, इंट्रो में हमने कहा कि हम लोग जो हैं वो क्या कि हमारी हम आदत से मजबूर हैं हम लोग, कि जब हम कुछ खाते हैं, जैसे कि सपोज हमने मूंगफली की एग्जांपल ली, जो कि सर्दियां चल रही हैं जैसे आजकल, हम जब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं इस मौसम में तो इतने खा लेते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बस अगर काजू का बॉक्स रखा है तो हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, हाथ नहीं रुकता। मूंगफलियां खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, हाथ नहीं रुकता। अपने बाद में शिकायत भी करते हैं कि हमें तो सूट ही नहीं करते, नट्स या ड्राई फ्रूट्स तो सूट ही नहीं करते। हाँ, तो और हम काउंट करके नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज़ हैं जिसको हम काउंट करके यही नहीं बात हम खा कर रहे सकते। थे। तो इसके नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के ही नहीं, कोई भी चीज़, खाने की कोई भी चीज़ अगर हम विद इन लिमिटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे या मॉडरेशन में रहते हुए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी। ड्राई फ्रूट्स का एक्सेसिव इस्तेमाल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रेस कर सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के अलावा आपको स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि प्रोटीन इनमें ज़्यादा होता है तो इसलिए। और आज हम स्पेसिफिकली स्टोन फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, रीनल स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है डाइट में। डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के स्टोन्स हैं, उसके मतलब जब हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के स्टोन है तो हम डाइटरी इंटरवेंशन उसके हिसाब से करते हैं। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप ये बताइए, जैसे कि मुझे यहाँ तक आइडिया था, मैंने कहा 4 किस्म के स्टोन होते हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने कहा, ऐड ऑन किया कि नहीं, कैल्शियम के भी जो है वो 2 टाइप के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, 5 टाइप के किडनी स्टोन्स हो यूरिक जाते एसिड। हैं। कॉमन जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं और यूरिक एसिड के होते हैं। इनमें फिर कुछ सिस्टीन स्टोन्स हैं, कुछ स्टीरोइड स्टोन्स हैं। ये वाले ऐसे स्टोन्स होते हैं जो इनमें से कुछ जो आपकी इनहेरिटेंस में से आते हैं आपको, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से आपको होते हैं। अच्छा, यानी ये जो यूटीआईज होते हैं इतने खतरनाक हो सकते हैं कि दैट कैन लीड टू स्टोन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मेनली जो होता है हमारा वाटर का कंटेंट इतना ज़्यादा हम लोग इंटेक नहीं कर रहे होते हैं। यही बात हम भी कर रहे थे कि वाटर इंटेक अनफॉर्चुनेटली लोगों का बहुत कम होता है। और अगर हम खास तौर पे बात करें ठंडे इलाकों की, तो वहाँ पर अगर आप देखें, हम कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा पानी पीते हैं। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हैबिट नहीं है, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों एरियाज़ को, प्रोविंसेस को, जो ठंडा और गर्म प्रोविंस होता है। जो ठंडे इलाके वाले होते हैं वो कहते हैं पानी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। अगर हम कराची की भी बात करें ना, तो उसमें अगर
अगर कोई बंदा एक एसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उसको पानी की इतनी नीड नहीं होगी, और अगर कोई बाहर फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका भी इंटेक डिफरेंट हो जाएगा। तो कराची में रहते हुए भी हम इन दोनों चीज़ों लेकिन को वो फिर देख हैबिट सकते आ जाती है ना। लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ठंडे इलाके वाले लोग जरा ज्यादा केयरलेस होता है पानी के मामले में, और वहीं पे केसेस रिपोर्ट होते हैं। डिहाइड्रेट फील ही नहीं करेंगे तो हम वेट करते हैं कि हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, यानी ये गलत ऐसा गलत नहीं करना है। बिल्कुल, हमें आप अपनी एक रूटीन बना लें कि थोड़ा थोड़ा आपने इंटेक करना है पानी का। डॉक्टर मुझे बताइए कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं, एक तो वो किस तरह से, किन वजूहात की बिना पे होते हैं, जिस पे हम बात कर रहे थे, उसको मैं चाहूँगी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए कि आपने जैसे कहा कि ईटिंग हैबिट्स भी जो हैं हमारी गलत होती हैं, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, देखने की ज़रूरत यह है कि किडनी स्टोन्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। इधर के ये आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको हो रहे हैं। वेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओबेसिटी अगर आपकी होगी, वेट आपका बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल BMI से आप ज़्यादा की कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। प्लस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम इतनी ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल, हेल्दी ईटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे जिसमें सारे फूड ग्रुप्स शामिल होंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। कैल्शियम स्टोन्स क्यों होते हैं ज़्यादातर? मैं इसी तरफ आने लगी थी वर्दा कि जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रही हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये मिथ है या ये जेन्युइन कंसर्न है आवाम का। कुछ लोग जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो साथ में वो पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, क्या उससे स्टोन्स मजीद फॉर्म हो सकते हैं कि आप एक तरफ कैल्शियम ले रहे हैं हाई अमाउंट में लेकिन पानी नहीं कंटेक नहीं ले रहे? देखिए, हमें कैल्शियम पहले तो ये देखना है कि हमें एक दिन में एक हेल्दी इंडिविजुअल को कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप 2 कप दूध, 1 कप दही ले रहे हैं, पूरे दिन की आपकी एक दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब होता कहाँ है, गलती कहाँ पर होती है? हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, अगर उन्हें कभी किसी पर्टिकुलर वजह की पर्टिकुलर रीज़न की वजह से अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया होता है तो वो कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं, मतलब वो बीच में रुकते नहीं हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि वो डाइट भी ले रहे होते हैं, और हमारे पास जितने पेशेंट इंटीरियर से आ रहे होते हैं उनका नॉर्मली इंटेक ज़्यादा होता है क्योंकि अपने घर का दूध होता है तो वो ज़्यादा ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इसी को मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू करें क्योंकि बड़ी डीप आपने बात हमें बताई है। इसको कंटिन्यू कीजिएगा, छोटा सा वक्फा लेना, इसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगी कि आप चाहें तो हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहें डॉक्टर साहिबा से तो आप उस बारे में भी पूछ सकते हैं हमसे। हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे। कोई इन्फॉर्मेटिव बात आपने जाननी है, अपना सवाल, अपना कंसर्न रेज करना है, विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं किडनी स्टोन की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं, और हम उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का जो स्टोन है वो विदाउट सर्जरी ट्रीटेबल होता है और कौन सा स्टोन उसका हल ही नहीं है, सर्जरी उसका जो है आखिरी एक हल है। जी डॉक्टर साहिबा। जी, पहले आप जो बता रही थी यूरिक एसिड का, वो प्लीज मुझे बता दें। यूरिक एसिड का जो स्टोन, यूरिक एसिड के स्टोन्स बेसिकली जब बनते हैं जब आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक आपका ज़रूरत से ज़्यादा हो। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अनटिल और अनलेस कि आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन में ना हो तो आप प्रोटीन पूरे दिन भर में, या डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर कि आपका वेट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वेट 0.8 ग्राम या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन देते हैं। अगर हम इसे आसान अल्फाज में बयान करें, आप समझ गई मैं आसान अल्फाज में बिल्कुल पूछना चाह रही हूं। बिल्कुल 50 to 55 ग्राम्स प्रोटीन पर डे आप ले सकते हैं। यानी अब इसको अगर हम मेजर करके बताएं, देखिए भाई सिंपल, हम जो हैं वो बोटियों में खवातीन हैं, हम खाना बनाने वाली हैं, 4 बोटियां 3 बोटियां, हमें ऐसे बताइए। देखें, पाम साइज है आपका, इतना बड़ा आप मीट का पीस ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अब आप अगर छोटी होगी तो 2 बोटियां होंगी, बड़ा होगा जैसे फिले है या स्टेक के फॉर्म में ले रहे हैं तो पाम साइज का आप ले यानी सकते कि हैं। 2 से 3 बोटियां आप जो है वो दिन में आप ले सकते हैं। एडवाइजेबल है अगर एक आपको टाइम कोई पर्टिकुलर, दोनों टाइम ले सकते हैं। दोनों आप, टाइम ले ठीक है, दोनों टाइम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक टाइम पे अगर आप मीट इंक्लूड कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स से तो दूसरी दफ़ा सेकेंडरी सोर्स से कर लें, यानी दालों से कर लें, बीन्स से कर लें, चिकपीस से कर लें, चने हैं, छोले हैं, लोबिया है, इनसे कर लें। या फिर सब्जियों के साथ आप बना सकते हैं। बिल्कुल, सब्जियों के साथ बनाएं। प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इनकॉर्पोरेट करना है। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मारिया कि अगर जैसे कि अगर आपको सपोज किडनी स्टोन है, आपको किडनी में है, चाहे वो यूरिक एसिड का हो, चाहे वो कैल्शियम हो या जो भी हो, तो उसमें हमें कौन कौन सी डाइट्स हैं जो हमें लेनी चाहिए, फूड कौन कौन से लेने चाहिए और कौन कौन से खाने हमें अवॉइड करने चाहिए? ठीक है,
देखिए किसी भी टाइप का स्टोन हो, आपने अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, आपने अपना लिक्विड इंटेक इंक्रीज अच्छा। करना है। जो एक नॉर्मल हमारे यहाँ ख्याल होता है कि 8 ग्लास 10 ग्लास पानी आपने पूरे दिन में लेने हैं, तो इसको ज़रूर शामिल करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम निगलेक्ट करते हैं वो है हमारा सोडियम इंटेक, यानी जो हम नमक ले रहे होते हैं अपनी डाइट में, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐसी शामिल कर रहे होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि दीज आर वेरी हाई इन सोडियम कॉन्टेंट। मारिया, आपकी बात थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। जो लोग नमक ज़्यादा तेज़ खाते हैं खाने में, वो भी इस चीज़ का शिकार होते बिल्कुल हो हैं सकते हैं, और बिल्कुल ऊपर हो से जो सकते हैं। नमक डाल के खा लेंगे, बिल्कुल अगर हो सालन में सकता है। नमक तेज़ लगा और ऊपर से आपने जो है वो नमक हम लोग डाल दिया। डिस्करेज करते हैं ऊपर से एडेड सॉल्ट जो होता है, जो हम ऊपर से डालते हैं, चाहे वो हम Added सैलेड्स के sugar ऊपर और डालते salt हैं, दोनों discourage की जाती है। दोनों नुकसान देते हैं। अब चाहे वो आप किसी सीजनल फ्रूट के ऊपर डाल के ले रहे हो, चाहे आप सैलेड्स के ऊपर डाल के ले रहे हो, चाहे आप अपने कोई खानों में डाल के ले रहे हो, हम ऊपर से एडेड सॉल्ट अच्छा, इसका रीजन क्या होता है एडेड सॉल्ट को रिजेक्ट करने किडनीज का? इफेक्ट होती ये हैं, अच्छा। स्टोन फॉर्मेशन होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स अच्छा, हैं। ब्लड प्रेशर का तो लोग इस हवाले से जानते हैं, लेकिन किडनी स्टोन नहीं, किडनी स्टोन्स कर भी सकता है ये। एक्सेसिव सोडियम का इस्तेमाल किडनी मारिया, और जो फॉर्मेशन काला नमक हम कहते हैं ना कि Stones हम formation अमरूद खा रहे हैं तो उसके ऊपर से काला नमक डाल के खा लिया, देखिए, अनार पे चाहे डाल काला दिया। नमक हो, चाहे सफ़ेद कोई सा भी नमक हो, नमक हो। चाहे पिंक सॉल्ट हो, बहरहाल सोडियम तो हर एक में है ना, तो इसीलिए सब चीज़ों को मतलब ऊपर से आप इसकी जगह दूसरे ऑप्शन हैं, आप लेमन डाल के ले लें, आप नेचुरल हर्ब्स डाल के ले लें जिसमें थाइम है, ऑरिगेनो है, आप ये ऐड करेंगे तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। शुरू में हमारी जो Taste buds टेस्ट होते हैं, बड्स वो होते हैं वो accept नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं करते, बट थोड़ा टाइम लगता है फिर आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। डॉक्टर ये मारिया- पिक्चर्स भी कुछ चल रही हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको भी दिखा के हम मारिया से बात करें इस बारे में। मारिया, ये देखिए, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी स्टोन है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना चेकअप कराने के लिए, ये मुझे बताइए पहले आप लेकिन ना। इसको भी जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। हाँ। ये जो यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकती हैं, किडनी स्टोन है, फिर सेकंड फेज में शॉक वेव आ रही है, शॉक वेव्स है क्या, और फिर लास्ट में वो स्मॉल स्टोन पीसेस वो फॉर्मेशन उसकी सही। दिखाई दे अच्छा, रही है। ऐसा है कि स्टोन जब होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स होते हैं, लेकिन बहरहाल अब पेन से तो नहीं पता लगता कि हमें किस सही। टाइप का स्टोन है। पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, जब भी स्टोन्स होते हैं अलामात हैं? बिल्कुल अलामात हैं। आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, बैक से लोअर बैक पेन होता है जो एग्रीवेट करता है फ्रंट की तरफ, यानी कि कमर ठीक से है? लेके आपके बिल्कुल। आगे की तरफ जो है वो बिल्कुल, दर्द आएगा। रेडिएट कर रहा होता है ये पेन। तो ये सारी अलामतें हैं। फिर उसके बाद जो इसमें शो किया हुआ है जैसे शॉक वेव देके, अच्छा अब ये देखना है कि स्टोन का साइज़ कितना है। अगर तो छोटा साइज़ है तो उसमें कुछ हमारे जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो मेडिकेशंस देते हैं, साथ में कुछ फ्लूइड इनटेक आपका इंक्रीज़ करते हैं कि वो हो सकता है थ्रू यूरिन वैसे ही बॉडी से पास आउट हो जाए। अब कुछ का साइज़ बड़ा होता है तो उसके लिए फिर डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, और आजकल तो ये इतने कॉमन हो गए हैं कि Laparoscopic चल रहा है बिल्कुल आजकल। लैप्रोस्कोपिक चल रहे हैं, बहुत इतना ज़्यादा। इन्वेसिव हम और नहीं सबसे जाते। safe है बिल्कुल। अब laparoscopic। उसमें जो है वो ये शॉकवेव थेरेपी होती है, फिर उसके अलावा सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी होती है जो एक दूरबीन डाल के और फिर उसको स्टोन को ब्रेक करके और फिर निकाला जाता है, और फिर तीसरा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होता है, PCNL, अच्छा, जिसमें different हम पूरा procedures हैं। स्टोन रिमूवल, बिल्कुल डिफरेंट स्टोन लेकिन- सर्जरीज। लेकिन मेरा मारिया, सवाल जो है ना ये- जरा वो हाँ, भी चलिए, काफी मैं देर भी- हो गई है उसको, अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं है, जरा आसानी होगी समझने में चलिए, ना। आप पहले, कौन सी कैटेगरी के जो स्टोन्स हैं वो ट्रीटेबल होते हैं विदाउट एनी सर्जरी, और कौन से ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके लिए आपको मैंडेटरी सर्जरी करवानी पड़ेगी, मैं इसका और मैं कितने इसका कैटेगरी के जवाब आपको प्रोसीजर्स दे हैं? चुकी हूँ ऑलरेडी कि लेकिन ये थोड़ा elaborate कर हाँ, दें इसको। बिल्कुल कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर यूरिक एसिड के स्टोन होंगे तो हम उसकी सर्जरी करेंगे और उसको हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते या डाइट से ट्रीट नहीं कर सकते, साइज के Size ऊपर पे डिपेंड depend करता करता है, स्टोन की साइज के ऊपर। अगर छोटे होंगे, किसी भी टाइप के होंगे, निकलेंगे तो उनकी एनालिसिस होगी ना, निकलेंगे तो हम उसे स्टोन एनालाइजर में एनालाइज करेंगे कि ये किस टाइप का स्टोन है, फिर हमें पता फिर हमें चलेगा। पता चलेगा। निकालने से पहले तो यानी हमें पता ही साइज नहीं बस चलेगा। एक ही चीज इंपॉर्टेंट अगर है, तो size। सैंड पार्टिकल्स होते हैं कुछ बिल्कुल इस तरह से होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे से बहुत ज़रात बारीक जो होते हैं वो तो यूरिन के थ्रू भी जो है पास आउट, लेकिन अगर बड़े साइज के हैं तो फिर उनको शॉक थेरेपी दी जाती है और फिर उसके लिए डिफरेंट जो डिफरेंट ये सर्जरी प्रोसीजर्स हैं जो वो है वो किए किए जाते जाते हैं। हैं, और ये लाइफ एंड डेथ का मामला भी होता है, बहुत रिस्की भी होती हैं ये सर्जरी। Risky, तो इस बारे में मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त जो है वो वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, मजीद बात करेंगे हम मारिया से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। मारिया हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स पे। और अब मेरा सवाल है आपसे, एक्चुअली मेरे सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है जो कि मरियम इब्रार ने पूछा है कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो सर्जरी नहीं करवा रही इस डर से कि ये सर्जरी जो है बहुत ख़तरनाक होती है।
तो इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या है। अच्छा देखें, अब तो ये है कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है तो ये हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं ये बहुत कन्वीनियंट होते जा रहे हैं। और जब से लेप्रोस्कोपिक आया है तो उसमें ये होता है कि एक छोटा सा एक इंसिजन होता है और उसके थ्रू आपकी सर्जरी हो जाती है और इतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता ये। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और अगर इनको प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें, जाकर ज़रूर दिखाएं। और सर्जरी में अब एसएच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना रिस्की नहीं है। या एसएच किडनी स्टोन्स पे तो हमने बात की कि हमारे खाने पीने की वजह से भी जो है वो होता है, हम नमक का इंटेक ज़्यादा करें तो भी हो जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में यानी कि जो हमारा पित्ता होता है उसमें जो है वो स्टोन्स कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसको तो फिर आप किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो आप नहीं निकाल सकते, उसमें हमें रिमूवल पे ही जाना पड़ता है, करवाना पड़ता है। अच्छा देखें, ऐसा है कि जब आपकी डाइट में फैटी चीज़ों का इस्तेमाल या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, बेसिकली गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स फॉर्मेशन होती है वो या तो कोलेस्ट्रॉल की होती है या पिगमेंट स्टोन की होती है। मोस्ट कॉमनली जो है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। अब अगर आपकी डाइट में फ्राइड चीज़ों का, तली हुई चीज़ों का, मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इतना नहीं होगा, और आप लोग मतलब कहना चाहिए कि अगर एक हेल्दी पैटर्न पे नहीं होंगे जिसकी वजह से आपको ये गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो सकते हैं। सही। मज़ीद बात करूंगी आपसे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त याहिया फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम। वर्दा और अलीना दोनों को सलाम हो, और माशाल्लाह बहुत जान डाल दी आप लोगों ने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम याया। थैंक यू सो मच। याहिया, क्या पूछना चाहेंगे आप मारिया से? पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हो। देखिए, बात है कि किडनी के मामला ऐसे होते हैं कि जब हमें पेन होता है, एक तो मुझे एक्चुअल डॉक्टर साहब से पूछना है कि किडनी की एक्चुअल लोकेशन क्या है, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी किडनी में किस जगह पेन हो रहा है। एक तो ये पूछना है। दूसरा ये कि देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग जब पेन होता है मोस्टली जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, हमें पेन किलर देते हैं या खुद ही पेन किलर लेते रहते हैं। वो यानी मेरे खुद खानदान में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, पेन किलर खा खा के एट द स्टेज जब डॉक्टर ने जब उनको भेजा टेस्ट के लिए तो पता चला कि वो उनका किडनी फेलियर की तरफ चला गया। तो ये, और एक तो पेन किलर ज्यादा खाने के इसके असरात क्या होते हैं, और फिर अर्ली डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स है और क्या जो बेसिक टेस्ट इसके हमें बता दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग अस। याया इज़ वन ऑफ आवर रेगुलर व्यूअर्स, और उनका सवाल आपने सुना, काइंडली उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। उन्होंने सबसे पहले किडनी की प्लेसमेंट पूछी कि किडनी कहाँ होती है, तो ये बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ लोअर बैक पे, बैक साइड पे होती है अमूमन। और जो पेन हो रहा होता है वो लोग कुछ समझ रहे होते हैं कि हमारा कमर का दर्द है, अनटिल और अनलेस कि उसको एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से हम क्लेरिफाई ना करें। तो एक तो इनका ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि पेन होता है तो हम उसके लिए पेन किलर्स ले लेते हैं। तो पेन किलर सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी है, आपने डॉक्टर के पास जाना है जो पर्टिकुलर, अगर आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे कि आपका बैक पेन है या किडनी पेन है तो फिर भी आप किसी जीपी के पास ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये किडनी का ही मसला है। हाँ, वो इससे होगा कि आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, उसमें हमें क्लियर होगा। और क्या दर्द फ्रीक्वेंट होगा जो आपको दर्द होगा? फ्रीक्वेंट दर्द होता है, फिर शार्प पेन होता है, जैसे सुई चुभने वाला जो दर्द होता है ना, वैसा दर्द होता है। और आपके इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग सी फील होती नोजिया, है, आपसे वोमिटिंग कुछ खाया होता नहीं है, जाता, फीवर भी कभी फीवर हो भी जाता आपको है। हल्का हल्का सा फीवर रहता है। तो जब ये आपको सिम्टम्स जाहिर हो तो आप फौरन डॉक्टर से रिज्यू करें। लेकिन हम किस डॉक्टर के पास जाएं, ये भी मुझे बताइएगा कि अगर पर्टिकुलर डॉक्टर्स होते हैं किडनी के, यूरोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, जो आपके गुर्दे और मसाने जो ब्लैडर हैं उनको ट्रीट करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना यानी चाहिए। कि यूरोलॉजिस्ट के पास हमें जाना यूरोलॉजिस्ट के चाहिए पास कि जाना अगर चाहिए। आपको किडनी का कोई इशू है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे गॉल ब्लैडर की कि आपने कहा कि गॉल ब्लैडर की सर्जरीज जो हैं वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती हैं, अब बहुत जो है वो एडवांस प्रोसीजर्स आ गए हैं। लेकिन मारिया, मुझे ये बताएं कि एक तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, लाइक चने की दाल के बराबर भी होता है, एक बड़ा, एक पिंग पोंग बॉल साइज़ का भी होता है, एक गोल्फ बॉल के साइज़ का भी होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी सुनने में आता है कि वो आपकी इंटेस्टाइन में जो है वो इतना उलझ जाता है, तो इतना स्ट्रेच वो कैसे हो जाता है, यानी कि इतना टाइम कैसे लग जाता है कि आपको पता नहीं चलता? बॉडी ऑर्गन एग्जैक्टली। देखिए, तो सोचने में छोटा है। छोटे से छोटा एक सैंड पार्टिकल जितना होता है और बड़े से बड़ा वो एक गोल्फ बॉल तक हो सकता है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों हो जाता है। जब आप कंटिन्यूसली एहतियात नहीं करेंगे, डाइट आपकी मुस्तकिल जो है वो ख़राब पैटर्न पे चलेगी, और ये बर्स्ट भी तो हो जाता है बॉडी में, ताकि जिससे आपकी डेथ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्स्ट भी हो जाते हैं, बट वो सबके साथ नहीं होता, रेयर होता है।
कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ ये होता है, तो ये तो फिर हम बहुत हम आगे वो अच्छा चले डॉक्टर साहब गए ये हैं। भी बता दें, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि शार्प पेन उठेगा, परसिस्टेंटली आपको पेन फील होगा, बैक से स्टार्ट होगा, आपके पूरी बॉडी में आपको फील होगा, फीवर होगा, और भी अलामात आपने बताई। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर किसी शख्स को ये सारी अलामात वाज़ेह ही नहीं होती और ऑल ऑफ अ सडन उसको बहुत ही बड़ा स्टोन जब जाता है, वो आइडेंटिफाई होता है बहुत बड़ा स्टोन, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब इसमें वो बेचारा शख्स क्या करे? अब होता यही है, हमारे यहाँ पेशेंट होता वो असल में किडनी का पेन है, मगर उसको बैक पेन समझ कर इग्नोर उसको करता है। इग्नोर कर रहे होते हैं और पेन किलर्स ले रहे होते हैं। पेन किलर्स का आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे 6 आवर्ली 8 आवर्ली एज पर नीड, या जब आपको ज़रूरत है, आपका दर्द शुरू हुआ, आपने खा लिया, आपने उसको दबा दिया उस दर्द को, तो वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इतना बड़ा एक चीज़ बन जाती है। तो बिल्कुल वो यही होता है कि पता नहीं चलता लोगों को कि ये किडनी स्टोन है, और वो उसे अपनी सेल्फ मेडिकेशन और ख़ुद से दवाएं जो यूज़ करके जो है वो इतना बड़ा बना देते हैं। सही, थैंक यू सो मच मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी नॉलेज में हमारी इजाफा किया रिगार्डिंग द किडनी स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। और अलवीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को कि प्लीज़ अगर आपको ज़रा सा भी दर्द है, अगर बैक में आपको पेन फील हो रहा है, उसको इग्नोर ना करें। 1-2 दिन अगर आपने पेन किलर ले ली, उसके बाद दोबारा आपको जो है वो दर्द उठ रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए कि ये दर्द बार बार क्यों हो रहा है। चाहे आप ये खुद से अज्यूम ना कीजिए कि ये मस्कुलर पेन है, कि ये नॉर्मल मैं अनरेस्ट हूँ, मैं ज़्यादा काम कर लिया, खुद से अज्यूम ना कीजिए। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। परसिस्टेंटली हो रही है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। जनाब, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक, और ब्रेक के साथ हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर बिल्कीस। ब्रेक के बाद तो जो भी आपके सवाल जवाब हैं, आपकी स्किन से रिलेटेड, अगर ड्राइनेस से रिलेटेड हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। उससे भी होता है। अलवीना, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैं वर्दा से बात करने लगी थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम लोग स्टैंड बाय पर आ गए, और डॉक्टर बिल्कीस भी हमारे साथ हैं, और उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जब सीज़न चेंज हो रहा होता है उस वक्त आखिर क्या वजूहत होती हैं। आपको रैशेस भी होते हैं, ड्राइनेस होती है। अगर एडियो की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की हील्स भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स होती हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं वो। तो डॉक्टर बिल्कीस साहिबा, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। मैंने और वर्दा ने सिर्फ आपको मिस नहीं किया, आपको आपके व्यूअर्स ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया, और बहुत सारी कॉल्स आई डॉक्टर बिल्कीस आपके लिए तो सब इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप हमारे शो की जान हैं, हमारी पहचान है, और आप जो है आप नहीं होती। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, व्यूवर्स का भी, मिस करने का भी, और रियली सॉरी कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी। नहीं, मैंने ये बताया था बात कि सारा की तबीयत ठीक नहीं थी, और हमने सबने दुआ भी की थी constant calls आ रही थी ना कि आपके बहुत ज़्यादा भाई, ये तो आप हमारी, तो मैं कहती ना हमारी जान है, दिल पाकिस्तान है। जब आपने बता ही दिया तो मैं बता दूं, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी बेटी ने क्या किया, उसको टोटकों से चिढ़ है, तो उसने मुझे बताया नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसने जब ज़्यादा खराब हुई तो कह रही अम्मा मुझे पता था आप ये बना के देंगी, ये बना के देंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। है वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, और दाल भी वो वाली दाल जो घर में कोई पसंद नहीं करता। तो यही वाली बात थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस दुआ कीजिएगा, काफ़ी तो बेहतर हो गई है अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह मज़ीद उनको शिफा देंगे। तो डॉक्टर साहिबा, हम जो है वो बात कर रहे हैं, चूँकि सर्दियाँ कराची में तो आ गई, यही सर्दियाँ होती हैं हमारी, लेकिन और दूसरे शहरों में भी जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारे स्किन के जो मसले हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा, एड़ियाँ फटने लगती हैं, कोनियाँ जो हैं हमारी ड्राई हो जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं, होंठ आपके जो हैं वो फटने लगते हैं। पहले तो आप एड़ियों से शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी खूबसूरती का जो है ये एक हिस्सा होता है, और अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा देखिए, जो बहुत ज़्यादा नंगे पाँव चलते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ कि मैं नंगे पाँव चलती हूँ, लेकिन हिफाजत अपने पाँव की करनी है। कारपेट पे जो बहुत ज़्यादा जो कारपेट बिछा हुआ नंगे पाँव चलते हैं, उससे भी एड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो जावा जो है, जब भी आप नहाएं तो जावा जो है ना, जो आपकी डेड स्किन को निकालती है, जी बिल्कुल, लौकी का जावा भी होता है, तुरई का जावा भी होता है। अब तो लूफा के नाम से बहुत महंगा बिकता है, वही आप जो है ना, उससे आप आम सा साबुन लगाकर भी आप स्क्रबिंग ज़रूर करें। आप स्क्रब करिए। हाँ, अच्छा, अब ये मेडिकली जो है कि क्यों होते हैं, बाज़ लोग बहुत अपनी हिफाजत करते हैं, बेतहाशा हिफाजत करते हैं,
सवाल आता है कि हम तो ऑयलिंग भी करते हैं, हम स्क्रबिंग भी रोज करते मॉइस्चराइज हैं, करके सोते हैं। फिर भी हमारी फटी एड़ियाँ क्यों हैं? तो ये फोलेट या B12 की कमी भी हो सकती है, विटामिन ए की कमी B12 तो भी हो बड़ा सकती है। खतरनाक है, बाल वक्त से पहले सफेद कर देना, आपको फटीग में डाल देना और जी इतने बिल्कुल, सारे असाबी इश्यूज। कमजोरी हो जाती है। तो इसी तरह आपकी स्किन, देखिए आपका गिलाफ जो है ना आपकी अंदरूनी सेहत को बताता है। ये हमारा गिलाफ जो है ये इंटरनल हेल्थ को शो करता है। तो अगर आपको इस तरह का हो कि आप इतनी एहतियात करें फिर भी आपके जो फटी एड़ियाँ नहीं जा रही हैं फर्दा, जैसे आपने पूछा था, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली लाल लाल, बहुत आसान है, अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे साथ बड़ा इंसाफ किया, आसानी पैदा की है। बिल्कुल। जो खून बनाने वाली चीज़ें हैं वो सब जो है रेड एंड मरून ग्रुप के हैं। B12 से हाँ, इंजीर, जब लोबिया भी है, जी लोबिया तो बहुत लोबिया ज़्यादा भी, जो लाल लोबिया है वो जी। भी है, चुकंदर भी है, अनार खजूरें है। भी हैं, अनार भी हैं, और ग्रेप्स चुकंदर में है। आप आ जाते हैं तो आपको ग्रे कलर का, ब्लैक कलर Black का कलर मिल की, जाता है, red वो भी। है। पालक काटो रखो काला हो जाता है। सही। ये सारी चीज़ें आपने खानी है। तो इससे जो है ना आपकी, बल्कि फटी एड़ियों के अलावा आपने अक्सर देखा होगा नाखूनों White- के, मेरा white अगला एक सवाल यही particle। था कि आपकी फिंगर्स पे, यानी जो उंगलियां होती हैं नाखून के इर्द गिर्द, जो है वो स्किन फटने लगती वो है और खुद ही उतरने लगती इतनी है। ज्यादा गहरी हो जाती है कि खून भी उसमें से रिसने लग जी जाता है, बिल्कुल। इतना ज्यादा हो गन्ने जाता का है। रस ऐसे लोगों को बहुत पीना चाहिए। गन्ने का रस? गन्ने का रस पीना चाहिए नींबू डालकर। अच्छा। और गन्ने का रस पीने का तरीका ये कि आप खाली पेट पीजिए और फ़ौरन निकाल कर फ़ौरन पीजिए। जैसे अगर आपने 10 से 15 मिनट भी रखा तो वो गन्ने का रस पीने जैसा नहीं है, काबिल नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप गन्ने चबा चबा के यानी खाएं। गंडेरियां खा लें आप। गंडेरियां खाएं। सही। बिल्किस आप मुझे ये बताइए कि यूजली डिलीवरी के बाद कुछ ख़वातीन को ये मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उनकी बॉडी जो है वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, वही अगेन फटी एड़ियाँ हो जाती हैं, तो उनमें भी यही मसला होता है कि उनमें डिलीवरी के बाद जो है वो B12 की कमी हो न्यूट्रिएंट की जाती है, कमी न्यूट्रिएंट्स की होना, कमी हो देखिए जाती है। आप पूरी बाज़ ख़वातीन के जो प्रेगनेंसी में इतने अच्छे बाल हो जाते हैं, हाँ जी। इतने अच्छे लंबे घने बाल हो जाते हैं, स्किन बहुत अच्छी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो मल्टी विटामिन टाइम से ले रही होती हैं। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो लीलियंट हो जाती हैं अपने साथ, फिर कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं। फिर जो आपका न्यूट्रिएंट बॉडी में था वो तो यूटिलाइज हो जाता है। जब वो यूटिलाइज होने के बाद, क्योंकि आपके सोने जागने का टाइम भी बदल रहा होता है, खाना भी आप सही नहीं खा रहे होते, मल्टी विटामिन आप नहीं ले रहे होते, तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। सही। हमेशा याद रखिएगा वर्दा और आप बेटा कि अब मुझे दोनों का नाम लेना पड़ेगा। नहीं, आप किसी का भी ले सकते हैं। अलार्म जो है ना, घंटी बजती है, वो कैसी, वो हमारी स्किन हमें बताती है। वो ड्राई होके बताती है, वो इच करके बताती है, कोई एलर्जी हो रही होती है, दाने निकाल कर बताती है, पैच हो जाते हैं, तो भी वो इंटरनली इश्यूज आपको बताती रहती है। अक्सर मैं ख़वातीन से कहती हूँ, या मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, चेहरे पे दाने भर रहे, पूरी बॉडी पे दाने भर रहे, वो दानों की चीज़ें लगा रहे होते, उसका मेन लेकिन अपना इलाज, ये डाइट वाला इलाज नहीं करते। ये जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल, मैं बताई यही कह रही हूँ कि कि डाइट फोकस नहीं करते, ऊपर से चीजें लगा रहे। डाइट फोकस नहीं करते, वो गलत वो करते कि बस दानों की चीज़ें लगा रहे होते हैं। होता क्या, सर की खुश्की जी। गिर रही होती है, हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, बहुत, उस पे भी दाने आ रहे होते हैं, और सब कहते हैं नहीं हमारी स्किन तो ऑयली है, ड्राइनेस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। तो आप मतलब लेकिन आप देखो- इंटरनल जी, हमें जो बिल्कुल, internal। प्रॉब्लम होती है उस तक हम नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल। ये मसला होता है मेन। हम मजीद बात करेंगे और डॉक्टर बिल्किस जो है हमें आज कुछ बना के भी दिखाएंगी। जी बिल्कुल, मैं बना क्या के बनाएंगी? दिखाऊंगी। फटी एड़ियों के लिए कुछ बनाएंगी या मैं क्राइस के एक लिए? डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाना बताऊंगी, और कोशिश मेरी होगी कि आप घर की चीज़ों से बनाएं। आगे और बस organic। अब हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला Exactly। ब्रेक यही के फायदा होता बाद। है। एग्जैक्टली, ब्रेक लेना है, बार-बार ब्रेक का बिल्कुल अब बोला बिल्कुल, जा बार रहा बार होगा। ब्रेक का बोला जा रहा है। तो जनाब हम बनाएंगे एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि हम आज सिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग।
जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आपने कुछ पिक्चर्स देखी, बहुत ही खतरनाक क्रैक्ड हील्स देखी, हाथों पे आपने जो है इची स्किन देखी, इवन यहाँ तक कि खून तक जमा हुआ था, क्लॉटिंग ठीक से नहीं हुई थी। इन तमाम तर चीज़ों की बेसिक एक ही वजह है आपकी डाइट अच्छी ना होना। जिस तरह बिल्किस आपा अभी यही बता रही थी कि जब तक आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करेंगे तो आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। बाद में आप ऊपर से एप्लीकेशन की तरफ आएंगे, लेकिन पहले डाइट को सही करेंगे। हमारे पास बिल्किस आपा और वर्दा काउंटर पर मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आप बना सकते हैं और अपने इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी वर्दा। जी बिल्किस आपा जो है वो यहाँ पे कुछ कर रही हैं और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या कर रही ये है। वैक्स से आम वैक्स मिल जाता है, नहीं तो आप घर में मोमबत्ती जो है वो ले लीजिए, लेकिन अच्छी वाली मोमबत्ती लीजिएगा, उसका जो धागा है वो उतार दीजिएगा। एक जो है छोटी मोमबत्ती काफ़ी है। तो यहाँ बी वैक्स तो नहीं, कोई भी मोमबत्ती वाली आप ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। देखिए बी वैक्स जो है ना, एक तो एक्सपेंसिव होती है और दूसरी बी वैक्स के नाम पे यही वैक्स को कलर करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत है उधर जाने की, ये भी आपके वही काम आएगा, तो आप यही कर लीजिए। आप ज़रा बराए मेहरबानी यहाँ नज़र मत डालिएगा, सिर्फ इधर इधर नज़र रखिएगा, क्योंकि ये हमारी किचन क्वीन की यहाँ पे जो है वो तैयारी चल रही है इस साइड पे काउंटर के। अच्छा देखिए, ये मैंने वैक्स से ये मैं तकरीबन एक, जिस तरह मैंने बताया कि एक मोमबत्ती आपने लेना है, इसको पिघाल लेना है। ठीक है, मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बताना हमें जो बना रही हैं आप, वो बना रही हैं आप मॉइस्चराइज़र जो है वो मॉइस्चराइज़र ये यूज़ कर लीजिए ना आप। नहीं, ये यूज़ नहीं कर सकती, सॉरी, आवाज़ भी अगर आ रही है तो आप लोगों की खातिर, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये दोबारा हर जगह यूज़ होगी और जो वैक्स है ये इस पर चला जाएगा। तो आप घर में भी अगर कोई क्रीम वगैरह बनाते हैं तो आप उसका बर्तन अलग रखें और स्टील का चम्मच यूज़ करें, ताकि वो हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए बन गया ना, बस इसके बाद चूल्हा बंद कर देना है हमें। अच्छा, सही है। वैसे बनाते डबल कंटेनर में, लेकिन मैं बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। आपने वैक्स बनाया, हाँ बिल्कुल। ये डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो आप बनाना सिखा रही हैं, ये आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, आप पैरों पे भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन क्रैक हील के लिए जिस तरह के बता रहे थे, देखिए कुछ तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे सोराइसिस भी आया था जो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जहाँ ड्राइनेस है वहाँ पर ये क्रीम आपकी मदद कर सकती है। अच्छा बिल्किस आपा, हम लोग जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए, हमारी एक फिटनेस फ्रीक भी सामने बैठी हुई है जी जी, जो लोग बिल्कुल बटर, घी, तेल, बिल्कुल चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल नहीं करते अपने खानों में। इनफैक्ट अब तो ये हो गया है कि आपने एयर फ्रायर में जो है वो कुछ भी बना लिया और खा लिया, तो क्या इससे भी हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है क्योंकि हम बिल्कुल तेल का इंटेक बिल्कुल छोड़ देते हैं? देखिए फैट जो है ना, फैट आप कार्ब्स जो खाते हैं वो फैट में बदल जाता है, वो आपका ईंधन है। गाड़ी में अगर आपका अच्छा पेट्रोल होगा तो आपकी गाड़ी सही रहेगी, ठीक है, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, सब है। तो जो ये जो बिल्कुल भी फ़ैट कट डाउन कर देते हैं ना, जो अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं वो हमें तख्लीक करने से पहले हमारे लिए बनाई है ना, आप वो चीज़ें निकाल के उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले आते हैं तो ये अपने साथ ज्यादती करते हैं। अच्छा थोड़ा सा ना मैं बिल्किस आपा, जिस तरह आपने यही बात की, मैं यही बात करती हूँ और थोड़ा सा ना हमें इस फाइन लाइन को समझना होगा कि जहाँ पे हम फिटनेस का ख्याल रखते हैं, मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करती। मैं बटर जो है लेती हूँ, मैं चीज़ भी लेती हूँ, लेकिन मैं ऑयली चीज़ों की कंजम्पशन नहीं करती हूँ, मैं बैड कार्ब्स की कंजम्पशन नहीं करती हूँ। तो मैं पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ तक कि मैं उन फिटनेस ट्रेनर से भी अग्री नहीं करती कि जो कहते हैं आप अंडे का जो है वो जर्दी हटा दें। देखिए एक मैं बात बताऊं कि जैसे हमारे माशरे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बादाम का आटा बना के खाएं, ये इस तरह जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, सबसे अच्छा जौ का आटा है वो इस्तेमाल करें। खैर लंबी बहस हो जाएगी, बाद में करेंगे। अब आपको क्रीम बनाना बताते हैं। मैंने इसमें एक दूसरी चीज़ डाल दी, कैस्टर ऑयल, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ वो आप जो भी डालना चाहे, मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, आपको जो भी ऑयल डालना है आप डाल सकते हैं। आप इसमें कैस्टर ऑयल आपने मिक्स किया एक चम्मच, अब एक चम्मच आप इसमें बादाम का तेल इस्तेमाल कर रही हैं वो। अच्छा, और सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं। सरसों का तेल, लेकिन उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी ना फिर, बादाम के तेल की फिर ये है कि अरोमा अच्छा होगा। लेकिन अगर बादाम और सरसों देख लेना तो सरसों की जो इफादियत क्रैक हील्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, सरसों या तिल। ये 3 तेल हमने इसमें 2 तेल डाल दिए हैं। अब 2 चीज़ें और ले लीजिएगा। यहाँ पर रखा है घर की बलाई, सही। आपने क्या करना है, घर की जी, अगर मुझे वो दे देना एक कोई भी जिस पे मैं मिक्स करके बता दूँ एक। अच्छा ये दे दूँ आपको? दे दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ब्रेक भी आ गया है, वैसे आप बता दीजिए ताकि बस अब ये
ये ऑयल वाला कंटेंट इसमें डाला, घर से लिया बलाई वो डाला। अगर आपको कोई भी क्रीम डालनी है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसको क्रीम mix- यानी कि जो भी हाथों पे लगाने वाली बिल्कुल लोशन बिल्कुल क्रीम है। बिल्कुल, ये देखें, सही। ओह। ये मिक्स कर लें। जैसे ठंडा होगा आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। बलाई में जो है दूध कंटेंट नहीं होना, मतलब दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ बलाई होनी चाहिए। बलाई यानी कि दूध उबालते हैं खाली ऊपर से अलग अलग जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको इस तरह उसको मिक्स कर छलनी में भी लें आप रख सकते हैं ना, ताकि दूध जो एक्सेस है वो खत्म हो जाए। और और खालिस आप बलाई रह जाए। चाहें तो कोई भी क्रीम जो है वो इसमें मिलाएं। इसका मकसद क्या है, जो बाजार की क्रीम होती हैं उसमें सही। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सही। तो ये अच्छा, जो है अभी ना, हम क्रीम तक आप मिक्स कर रहे जी, हैं, हम जी। मजीद बात करेंगे स्किन ड्राइनेस पे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब हमें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ ने भी ज्वाइन किया, जो कि पीडियाट्रिशियन है। उनसे बात करेंगे चेस्ट कंजेशन के हवाले से, रनी नोज़ और जो सीज़न चेंज होता है बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है। थोड़ा उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे बड़ों को कैसे अफेक्ट करता है। थोड़ा सा आउट हो जाएगा हमारे मौजू से, लेकिन ये भी ज़रूरत है हमारे लिए आज की। और बिल्किस साहबा भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक अच्छी क्रीम बनाई है। वरना बिल्कुल, ज़रा और दिखा आप दीजिए। चाहें तो हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं डॉक्टर बिल्किस से और डॉक्टर साहब से, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, अगर बच्चों के हवाले से कोई भी सवाल है हमें लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि ये देखिए डॉक्टर बिल्किस ने जो क्रीम बनाई थी, जो कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी अच्छी। आप ये बॉटल में इजीली भर के रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने अभी अपने हाथों पे भी अप्लाई की है। अगर ड्राइनेस हो रही होती है तो और माशाल्लाह बिल्कुल लम्स भी इसमें नजर जो नहीं है, आ और रही, कितनी अच्छा, कंसिस्टेंट है। स्टिकी नहीं है। सबसे हाँ, अच्छी बात sticky है कि स्टिकी नहीं है, चिप नहीं हो रही है, जो हमें इरिटेट करती है। तो ज़बरदस्त है। आप अपने घरों में ये बनाइए और आप हील्स पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, और जो है अपने आप हाथों पैरों को जो है वो मॉइस्चराइज रख सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब हम आपसे बात करेंगे कि जैसे ही मौसम बदलता है, सब बच्चे जो हैं वो चाहे तो स्कूल से वायरस लेके आ रहे हैं, या फिर ऑटोमेटिकली सीज़न बदलने के साथ साथ उनको जो है नज़ला, खांसी, बुखार, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा है आजकल। तो उसको इससे कैसे बचा जा सकता है? पहले तो बचा इसलिए नहीं जा सकता कि जहाँ जहाँ ह्यूमिड लेवल नीचे जाएगा, जी जहाँ जहाँ डस्ट उड़ेगी, AIQ कहते हैं इसको, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड जब होती है तो आपके सारे इन्फेक्शन जो हैं वो ह्यूमिड लेवल की वजह से और डस्ट की वजह से ज़्यादा फैलते हैं। क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती है, ऑक्सीजनेशन इन द एयर कम हो जाती है। जहाँ ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी में कम हो जाए, एयर में कम हो जाए, आपकी जो सिस्टम, ह्यूमन फ्रेम का जो सिस्टम है वो बीमार हो जाएंगे। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी इसी तरह बीमार होते हैं और उसी तरह उनकी भी सिचुएशन ख़राब होती है, इस तरह इंसान की भी सिचुएशन ख़राब होती है। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू एडल्ट्स, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा क्यों बीमार पड़ रहे होते हैं? ये बड़ा अच्छा मज़ेदार आंसर है इसका। ये स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन पर। हाँ, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी न्यूट्रिशन वेल नहीं है या ऑर्गेनिक नहीं है या जंक पे ज़्यादा है। अब जंक में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं बच्चे? नूडल्स यूज़ करते हैं, कार्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्वीटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स कम यूज़ करते हैं। तो आपकी जो फिर आपकी जो विटामिन लेवल कम होते हैं। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चा है 6 महीने का, उसकी सारी इम्यूनिटी किससे आ रही है? माँ से। अब माँ, पहले तो आपने पूरे डिकेड्स आप ले लें कि माँ ने अपना फीड 10 to 20% कर दिया है। ज़्यादातर 10% माँ है जो अपना फीड कराती हैं, अदरवाइज टॉप फीड पे ज़्यादातर बच्चों पर लोग। उसमें इन्फेक्शन रेशोज़ बढ़ते हैं, उसमें एलर्जी फैक्टर्स बढ़ते हैं, इसमें आपके विटामिन्स लेवल तो बढ़ते हैं बट एलर्जी फैक्टर उसको विटामिन्स को कम कर देते हैं। तो आपकी एलर्जी लेवल्स की वजह से फ्लू, नज़ला, खांसी, बार बार नमूनियाज होते रहते हैं। अब माँ अगर प्रेग्नेंट थी और इसने न्यूट्रिशन को अपना ध्यान नहीं रखा है, अगर आप देखें कुछ बच्चे आपके स्कूल्स में बड़े अच्छे आप मिलेंगे। अगर आप 50 बच्चों को कभी आप स्कूल जाएँ तो आप देखिए कुछ बच्चे रेगुलर होते हैं, एब्सेंट भी नहीं होते हैं, उनको फीवर भी नहीं होता, उनको इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव कहूंगी मैं कि हाइपर एक्टिव, और वो बीमार भी नहीं होते, उनके डॉक्टर्स विजिट सबसे कम होते हैं। माँ आके कहती है हम तो पता नहीं 2 साल पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे। तो इनकी वजह है सिर्फ न्यूट्रिशन, बेस्ट प्रॉपर तरीके से आपने
फीड कैसे किया। अच्छा, फिर यानी कि आपके- बिल्कुल बुनियाद से इसका बुनियाद जो है कहाँ वो से, जब माँ मदर प्रेग्नेंट है, फीड से और प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी से, उसको कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ। मतलब फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक अगर आपकी माँ की डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी है तो आप सोचिए कि बच्चा आपका डेवलपमेंट ये डॉक्टर साहब जिस तरह आपने इंस्टेंट नूडल्स की भी बात की, इंस्टेंट नूडल्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी माएँ तो बच्चों को खुद इसलिए दे रही होती हैं क्योंकि वो जान छुड़ा रही होती हैं काम से। तो ये मदर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो हेल्दी, और दूसरा फ्रोज़न फूड उठा उठा के स्कूल दे रही होती हैं, सारी प्रोसेस चीज़ें दे रही होती हैं, टिन फूड देती हैं, तो अब ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी आखिर क्या ज़िंदगी होगी आगे और क्या हेल्थ होगी उसकी? हेल्थ कम होती है। आप देखें ना, आप पूरे डिकेड्स में चले जाएं 15-20 साल में कि हॉस्पिटलाइजेशन, नमूनिया, आगे जाके किडनी के इश्यूज़, आगे जाके लिवर के इश्यूज़, थकन के इश्यूज़, बच्चा लेथार्जिक हो जाते जाते हैं, active नहीं ब्रेन रह वाइज कम पाते। होते हैं। तो इनके सारा ये दारोमदार पड़ता है आपके प्रिजर्वेटिव्स और फूड पे। आपकी सारी चीज़ें, आपकी ह्यूमन फ्रेम को ऑर्गेनिक फूड चाहिए। अब बिल्किस आप अभी बता रही थी, मैं गार्डन में, अपने गार्डन में खुद चीज़ें मशरूम्स उगाती हूँ। बाकी की चीज़ें अब मशरूम्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी। अब विटामिन डी अगर आप घर में उगा के, जब ये घर में उगा सकती हैं, आप रोज़ टिप्स बता रही हैं और आप घर में उगा वो के मेहनत रोज करिए ना, साथ में गार्डनिंग में खुद अपना टाइम दे रहे हैं, यही बात। टाइम देना जी। चाहिए। टाइम आप गार्डन पे दे रहे हैं या इस पे दे रहे हैं? सही। तो Mothers सबसे तो बच्चों important को है आजकल किस पे फोन put पकड़ा करें, रही है। किस पे की आप प्रायोरिटी important- क्या है? Of course, जी, आपकी एक कॉलर भी importance मौजूद क्या है हमारे साथ, हमारी बहन मौजूद है, रुबीना की कॉल है दादू से, जो कि आप दोनों से बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी तरह हैप्पी हैप्पी हमेशा। अरे थैंक यू सो मच, वेरी गुड। हंसते रहना चाहिए हमेशा, ये भी एक थेरेपी है। खुश रहें, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे थैंक यू सो मच रुबीना। आपका सवाल क्या है? डॉक्टर बिल्किस भी मौजूद हैं और डॉक्टर इब्राहिम भी मौजूद है यहाँ पे। क्या सवाल करना चाहेंगी? जी, मेरे दोनों ही सवाल हैं। डॉक्टर बल्किस, आई एम वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू। और मुझे डॉक्टर बल्किस से ये सवाल करना था सबसे पहले कि मेरी बहन है, तकरीबन उनकी 25 या 24 ईयर एज है उनकी, और उन पे ना फेस पे छाइयाँ हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है बेटा। और डॉक्टर इब्राहिम के लिए क्या सवाल है आपका? जी, डॉक्टर बल्किस के लिए ये सवाल है मेरा कि उनके, मेरी बहन के फेस पे छाइयाँ हैं, तो उनको डॉक्टर को भी दिखा रही है लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। दोनों डॉक्टर का दिखा चुकी है वो। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहेंगी इसके अलावा? और रुबीना जी? और डॉक्टर से ये सवाल है कि मेरा एक भांजा है, तकरीबन 7 ईयर्स का है, उनके पेट में कीड़े हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। आप बताएं वो कोई ऐसी जो हम उन्हें खिलाएं तो कुछ मतलब उसकी एज के हिसाब से वो लगे उसका वजन। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का रुबीना जी। आप हमारा शो देखते रहिए। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आपके सवालों के जवाब जो है हम वापस आके देंगे ब्रेक से। सो कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त हो गया है हमारी किचन क्वीन का, जो कि आज बनाना सिखाएंगी आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। दो मज़ेदार सी रेसिपी, दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ क्या सिखा रही हैं आज? माश की दाल से सिखा रहे हैं। माश की दाल जिसको उड़द की दाल भी कहा जाता है, उससे मैं जो है 2 तरीके की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। जैसे एक तो हो गई ढाबा स्टाइल, जो हाईवे पे जाके हम लोग खाना पसंद करते हैं ना, कड़क कड़क खस्ता रोटी के साथ, वो वाली ढाबा स्टाइल दाल जिसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे। और दूसरी चटखारेदार माश की दाल बना रहे हैं, जो चटपटे लोग, चटोरे लोग हैं ना मेरी तरह वो जो है चटखारे वाले, बिल्कुल ऐसे ही वाला ना, मुझसे नहीं निकलेगा ऐसे। नहीं, खाओ और चटखारा है, निकलेगा जब हम आपके हाथ की मुनीज़ा जब बनी हुई आप खुद भी दाल खाएंगे और हम भी खाएंगे तो हम मिल के चटखारे लेंगे। बिल्कुल, क्या बात है कि मुनीज़ा के हाथ के खाने। और मैं भी ऑन एयर ये बात कहना चाहूँगी, कल का लजानिया, ओ माय गॉड, बहुत ही मज़े का था और डाइटिंग तोड़ खाया हमने। हम ऊपर जाके हमने बहुत एंजॉय किया।
आपने भी आई एम श्योर ट्राई किया होगा अपने घर पे, और ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको। और हमारे प्रोड्यूसर्स आपको नहीं मिला तो मेरे कान में कह रहे हैं कि अच्छा आप लोगों ने अकेले अकेले खा लिया, तो भाई इतना मज़े का था, मैं क्या कह नहीं सकती तो हूँ। वैसे भी वो इतने डाइट कॉन्शियस है, उन्होंने खाना वैसे भी नहीं था। रिजवान बहुत डाइट कॉन्शियस है भाई, इतनी तो शायद मैं भी नहीं हूँ। हाँ। अच्छा जी, जल्दी से अच्छा, रेसिपी स्टार्ट जल्दी से कीजिए। हम स्टार्ट कर देते हैं आप रेसिपी। पहले इसका स्टेप क्या करेंगी वो बता दीजिए, ताकि फिर दोनों डॉक्टर्स ही मौजूद हैं, इनका हमें एक कॉल का हमें जवाब भी देना है रुबीना का, तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। मैं बता देती हूँ। पहले मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जो है मैं प्याज गोल्डन करूँगी, साथ इसमें तमाम मसाले जाएंगे जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, नमक और धनिया जीरा पाउडर, और फिर टोमेटोज़ डाल के हम भूनेंगे। तब तक फिर आप वापस आ जाइएगा। चलें, जब तक आपने दाल भी ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है बिल्कुल। माश की, इसमें क्या क्या आपने बॉईल करते हुए कुछ डाला है? इसमें मैंने अदरक ऐड किया था इसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी बादी होती है। हाँ। तो जो है उसका बादीपन ख़त्म करने के लिए आप बॉईल करने में भी ऐड कर सकते हैं। और फिर जब आप अक्सर एक दाल हम दूसरी डायरेक्ट उसमें बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आपने अदरक ऐड कर देनी है। उससे क्या होगा, जो इसका बादीपन होता है वो नहीं होगा। बहुत अच्छा है बताया आपने कि माश की दाल में जो है बादीपन होता है, बादीपन खत्म कैसे कर सकते हैं वो ऑलरेडी मुनीज़ा आपको टिप बता चुकी हैं। थैंक यू सो मच मुनीज़ा, स्टार्ट कीजिए। Okay. जब तक हम चलते हैं डॉक्टर्स की तरफ, दोनों बिल्किस आपा भी हैं और डॉक्टर इब्राहिम से भी सवाल था। डॉक्टर साहब आपसे जो सवाल किया था कि हमारी कॉलर ने कि उनके बच्चे के भांजे के पेट में जो है वो कीड़े होते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या कहेंगे। कुछ कीड़े होते हैं हमारे बॉडी के अंदर लार्वा और अंडे की सूरत में मौजूद होते हैं, और वो आते हैं जो या तो मिट्टी में बच्चा खेल रहा हो, या कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के, वो आते हैं माँ से जो खाना खिला रहा हो या उसके मुंह में कोई हाथ डाल रहा हो, उसकी वजह से आ रहे होते हैं। क्योंकि ये इंसानी फुजलात से होते हुए हमारे नाखूनों में आते हैं और नाखूनों से हमारे माउथ में हाथ के जरिए बच्चों के मुंह में चले जाते हैं। हम लोग जब हैंड वॉश करते हैं तो सबसे ख़ास बात ये होती है कि यू हैव टू क्लीन योर नेल्स ऑल्सो। आपको इस तरह नेल्स साफ़ करने होते हैं। हम हाथ धोते हैं सिर्फ ऐसे धो के फारिग कर देते हैं। कोविड-19 में एटलीस्ट लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे 9 हाथ स्टेप्स धोने। ऑफ हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर वक्त जब भी आप हैंड वॉश करें तो आपको अच्छी तरह Proper हैंड वॉश तरीके से करना है। करें। लेकिन- स्पेशली नाखूनों को अच्छी तरह साफ़ करना है, और क्योंकि इसके अंगूठे। अंदर गंद जमा हो जाता है। सही। चाहे आप जितना भी सफाई रखें, लेकिन इसमें हर थोड़ी देर बाद गंद जमा हो जाता है। जर्म्स ऑलरेडी हो Of जाते हैं। course. डॉक्टर साहब, जैसे 10-12 साल के बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा उनका बच्चा भांजा 10 साल का है, वो बच्चे तो खुद अपने हाथ से खा रहे होते हैं। इनके पेट के कीड़े तो बड़ी उम्र में भी हो सकते हैं ना, 15 साल की, 13 कभी साल भी की हो उम्र में सकते भी हैं। कभी भी हो सकते हैं। वो तो अपने हाथ से खुद खाना खा रहे होते हैं या फिर अपने स्पून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके पेट में भी कीड़े कैसे हो जाते हैं? अब उनकी 2-3 चीज़ें हैं, या तो रॉ फूड खा लेते हैं, जैसे कोई फ्रूट उठा लिया, उसको धोया नहीं, प्रॉपर नहीं वॉश किए थे। या किसी फल में कोई कीड़ा था वो अंदर चला गया आपके। मीट, कितने दफ़ा कोई ऐसे मीट होते हैं जो रॉ मीट हो, आपने खा लिया लेकिन उसके अंदर कीड़ा था लेकिन नज़र नहीं आया। क्योंकि कुछ कीड़े तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको पता नहीं चलता। कुछ के अंडे किसी चीज़ में मौजूद होते हैं। अब जैसे हमारे अंदर कीड़े हैं, ऐसे जानवरों में भी कीड़े होते हैं, ऐसे फ्रूट्स में कीड़े होते हैं। आपके अंदर वही कीड़ा चला गया, वो पहले पेट में पलता है, फिर वो पेट से जाता है लंग्स में। लंग्स में पूरी डेवलपमेंट होती है, इसके बाद ये ऑक्सीजनेशन लेके बड़ा होकर फिर ये पेट में जाता है। फिर वो सारा काम ख़राब करता है आपकी बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, जिंक को ड्रॉप करता है, मैग्नीशियम ड्रॉप करता है। अब उसकी वजह से बच्चा एग्रीवेट होता है, दीवारों से कलर खा रहा है, फर्नीचर खा लेता है, पेंसिल्स पूरी खा लेता है, रबड़ खा लेता है, कारपेट से तो ये भी कपड़ा एक उठा के खा symptoms हैं कि अगर लेता बच्चे है, बाल इस्तेमाल खा करें। लेता है। ओहो। उसकी जो आगे जाके जो कैफियत होती है वो ये होती है एब्डोमिनल पेन होना, बार बार रिपीटेडली डायरियाज होना। कई दफ़ा आगे जाके जब बंच ऑफ फॉर्म्स बन जाते हैं तो हमें सर्जरी तक पहुंचना पड़ता है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये दे ईट योर विटामिन B12। और अभी सडनली जिसमें हम बात भी जब कर रहे थे। विटामिन B12 जब गिरता है तो आपकी बहुत सारी नमूदार होती हैं चीज़ें। स्किन की टेक्सचर ख़राब होता है, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, थकन शुरू हो जाएगी, बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, आपके सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और बहुत जल्दी थक डिजीनेस हो जाएंगे जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आप हर जगह जाके बैठ जाएंगे। उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया आपको। मतलब पहले तो हीमोग्लोबिन तो गिरा, फिर आपके MCV जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है, फिर आप फेंट होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड आप में कम हो जाता है। अब ये बहुत एक क्रोनिक लेवल होगा बिल्कुल B12 क्रॉनिक का। और उस नहीं, वो क्रॉनिक भी नहीं, अक्यूट भी हो जाता है। क्योंकि अगर टेप फॉर्म्स 10 हैं तो दे हैव टू ईट समथिंग, सही, तो बिल्कुल। समथिंग इज ईटन। वो तो फर्ज करें हमारे कि फिर कई vitamin दफ़ा और nutrients ही खा आपके रहे हैं। B12 कम हो गया, आपने B12 लगाया भी और B12 दे भी दिया,
सेकेंड डे 24-48 आवर्स में फिर गिर जाएगा। अचानक भी जो एक बच्चा अलामत है। डिजीनेस हो जाएगा, बेहोश होना शुरू हो जाएगा। ओके। या बड़े भी ऐसे ही होते हैं, बड़े भी हमने देखे हैं। सही। अगर बड़ी औरतों को भी देखा है, बड़े यानी खवातीन को देखा, आदमियों को देखा जिनमें B12 की शदीद कमी होती है, यू हैव टू वॉच इट आउट कि इसको कीड़े तो नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरे कीड़े ये होते हैं कि आपको अगर कोई पिनवॉर्म्स आपके डायग्नोसिस में आ गया, छोटे छोटे पिनवॉर्म्स होते हैं, या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं मैंगोज होते हैं, उसमें आपको डीवॉर्म पूरे घर को करना ये खास बात होती है जी। और कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें डीवॉर्म करते करते भी कीड़े ख़त्म नहीं हो रहे तो पूरे घर में आपने कलौंजी और लौंग का पानी रोज़ाना बेस पे पीना शुरू करें। ये वेरी गुड होम रेमेडीज़ और हमने बिल्की साहबा से बहुत सारे लोगों से सीखी है और इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि होम रेमेडीज़ आल्सो वर्क फॉर डीवॉर्म। होम रेमेडीज तो चाहे कुछ भी, मैं तो बिलीव करती हूँ इसमें, क्योंकि ये नेचुरल आपके रिसोर्सेज होते हैं और बहुत फायदा देते हैं। ये तो मेडिकल तो अब आई है, इतने कदीम ज़माने पहले जब फर्ज हम करें कि दिल्ली गुजार रहे ब्रोंकोलाइटिस थे। हुआ है, अब लौंग और रॉक सॉल्ट का पानी से सिर्फ आप स्टीम लेना शुरू करें, आपका नज़ला वैसे गायब हो जाएगा। सही। बिल्की साहब, मैं आपसे क्विकली सवाल का जवाब देना चाहूंगी। रुबीना ने सवाल किया था झाइयों के लिए, जो कि पहले बता चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी क्विकली आप बताइए। अच्छा, अभी मूलियाँ आ गई हैं ना, उसका रस लगाना शुरू करें। मूली का रस लगाना शुरू करें। कोई भी मूली ले सकते हैं आप, छोटी वाली जो रेडिश अभी होती है तो वो वाली। बहुत जूसी आ गई है हाँ ना, जी। उसका जूस लगाना शुरू करें, लेकिन ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम रख के आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो लगाने के कोई रेमेडीज। जी, लेकिन बिल्की साहबा ये भी ज़रा क्विकली बता दें इसके रीज़न क्या होते हैं, और ये मतलब कुछ और भी तो होगा, कोई गड़बड़ तो होगी, सिर्फ ऊपर से लगाने से तो नहीं। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल हैं। देखिए, किसी वजह से भी आपका जहाँ पे मलाजमा हुआ है, छाइयाँ पड़ी हैं, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो आपकी स्किन जो है ना कार्ब की तरह, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो है ना वो डार्क हो जाती है जी। ऑक्सीजन अगर वहाँ सप्लाई रुक जाती है तो आपका ये हो गया। इसलिए कार्बन पील वगैरह भी आजकल इन है कि उसी तरह करके उसको हटाते हैं। मगर इसका सबसे बड़ा हमारी नेचुरोपैथी में कहते हैं लीवर, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो फिर आपको झाइयाँ ज़्यादा हो सकती हैं। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्की साहब को, डॉक्टर इब्राहिम आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं एंजॉय कर रही थी हमारा जो टाइटल म्यूजिक है ना, टिंग 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 टिंग। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे जो है मुनीज़ा ऑलमोस्ट तैयार कर चुकी हैं माश की दाल। तो फटाफट से बताइए मुनीज़ा, क्या किया आपने? अच्छा भाई, पहले आ जाते हैं चटखारी माश की दाल पे आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि इसमें ना मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने एक फाइन चॉप्ड प्याज ऐड कर दी। उसको हल्का सा जब गोल्डन कलर होने लगा तो उसमें मैंने लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और जो है धनिया जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो गया तो हमने इसमें टमाटर जो है 2 बड़े फाइन चॉप वो हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। टमाटरों को हमने अच्छे से भून लिया। अच्छा, माश की दाल मैंने इसमें क्या करी थी, मैंने बॉयल कर ली थी, क्योंकि बहुत से लोग क्योंकि आपको क्विक रेसिपीज़ भी तो बतानी होती है ना, तो जो है मैंने उसको बॉयल कर लिया और माश की दाल मैंने बॉयल करके इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा पानी ऐड करा ताकि जो है सारे फ्लेवर्स आपस में मर्ज हो जाएँ और अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये हमारी माश की दाल रेडी है। बस इसके ऊपर हम मक्खन का बघार देंगे, दैट्स इट। दूसरी दाल पे आ जाते हैं, ढाबा स्टाइल दाल। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। आपने ऑयल लिया, ऑयल में आधी प्याज जो है फाइन चॉप वो ऐड करी, उसमें आपने लहसुन जो है स्लाइस करके 3 से 4 लहसुन ले लिए, वो आपने ऐड कर दिए। काली मिर्च डाल दी थोड़ी सी और साबुत गोल मिर्च और हरी मिर्चें डाली। ठीक है, वो दाल के सारा भुना आपने अच्छे से और इसमें जो सोक की हुई दाल थी आपने वो ऐड कर दी। ठीक है, अब जो है इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी आपने सिर्फ 1 इंच दाल से ऊपर तक ऐड करना है ताकि आपकी दाल जो है वो खड़ी बने और मतलब जैसे जो लोग खड़ी दाल पसंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसी। ठीक है, वो आपने ऐड कर दिया, इसको दम पे रख दिया, दैट्स इट। ये दाल हमारी दम पे आ जाएगी, हमारी दाल तैयार है। आप 2 टाइप की दाल बना रही हैं, एक तो चटखारे वाली दाल और एक जो है वो ढाबा स्टाइल दाल। तो ये ढाबा स्टाइल दाल है? नहीं, ये वाली ढाबा, ये ढाबा स्टाइल जो वाइट वाली लोग पसंद करते हैं ना। अच्छा, खड़ी हुई दाल, जो खड़ी हुई दाल। अच्छा अलवीना, कोई सवाल है आपका? आप बड़े गौर से सुन रही थी और सीख भी रही हैं कुकिंग आज तो आप। नहीं, मेरा बिल्कुल सवाल है क्योंकि मुझे ये वाली दाल पसंद ही नहीं है, बाकी सारी दालें पसंद है। नहीं, आज हम आपको खिलाएंगे। आज तो बस ये दोनों दालें अलवीना को खिलाएंगे हम, पकड़ पकड़ के। फिर कल बताएंगे कि अलवीना को कैसी लगी, क्योंकि अलवीना
मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये दाल आपको बहुत पसंद आएगी। एक तो मुनीज़ा मुझे अपने white हाथ से वाली बना दाल रही हैं का- जिनके हाथों में ऑलरेडी white माशाल्लाह वाली बहुत दाल का जायका है। टेस्ट मुझे एक्सेप्ट ही नहीं होता मेरे टेस्ट बड्स को। आज आप खा के देखिएगा। देखिए हमने ये आपके लिए बा- पराठे भी मंगवाए। नहीं, ये दाल वैसे ही सही कह रही है अलवीना कि माश की दाल का जो है वो खुद कोई सेल्फ टेस्ट नहीं होता, इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, राइट? लेकिन माश की दाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग जो है जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है माश की दाल, तो आप लोग बिल्कुल कंज्यूम करिए। डायबिटीज़ जिनको होती है उनके लिए बहुत अच्छी है कि डायबिटीज़ का लेवल जो है आपका लो करता है। और हाँ, माश की दाल बहुत अच्छी है हमारे लिए, तो बिल्कुल आप लोग कंज्यूम करें। आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। तमाम वो ख़वातीन जिनको नीज़ का प्रॉब्लम होता है, पेन का, वो लोग लाजिम लें क्योंकि इसमें एक चिकनाहट होती है। आपने जो भी चिड़ वाली लेस चीज होता होती है वो आपकी हड्डियों के लिए लेस अच्छी बहुत होती है। अच्छी लेस होती जो है। होता है इसमें, वो तो देखिए मुनीज़ा आपको 2 डिफरेंट तरीकों से जो है वो सिखा रही हैं माश की दाल बनाना। अब तो आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरह से खा बनाए। सकते हैं। अच्छा, माश की दाल से और भी बहुत मज़े की चीज़ें बन सकती हैं, जैसे डोसा है, डोसा भी बन और सकता माश है। की दाल की टिकियाएँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। दही बड़ों के उससे जो है इसके बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। वो तो माश की मुनीज़ा, दाल आप दाल के दही किसी बड़े। दिन पर्टिकुलरली मेमनी क्यूजीन सिखाएं ना। मेमनों का जो क्यूजीन होता है वो बड़ा ही उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो किसी दिन आप स्पेशल मेमन अलवीना, क्यूजीन आपने कभी सिखाएं। खाई है माश की दाल ढाबे पे जाके? मुझे बिल्कुल माश की दाल मुझे देख के ही मेरा मैं नहीं, तो कुछ बस हो और जाती खाया हूँ। है ढाबे पे, कुछ भी जाके जो आपको ढाबा हाँ, स्टाइल वैसे तो पसंद हो? बाकी बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। जैसे क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? कढ़ाई तो हम सब ने खाई है। कढ़ाई के अलावा बताएं, सब्जियों में बताएं कि ढाबे की सब्जियां और जो दालें होती हैं वो बड़ी मज़े की होती हैं। अगर आपने पक्की जो अच्छी मज़ेदार सब्जियां खानी है ना, वो ढाबे से जाके खाएं। आप खाई हैं कभी? ऐसे ही। नहीं, नहीं खाई? नहीं। सिर्फ कढ़ाई खाई है? कुछ नहीं खाया? बारबेक्यू मैं तो स्पेशली जो है ना वो भी अच्छा है। सब्जियां खाओ, सब्जियां और दाल खाएं जाके आप ढाबे पे, आपको खुद फर्क नजर आएगा। और वो जो देसी घी में बनाता है, स्पेशली पंजाब साइड पे, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी मुनीज़ा? बस मैंने कुछ भी नहीं किया, बघार आपके सामने ऐड किया, उसके ऊपर हरा धनिया ऐड करा, हरी मिर्चें ऐड करी, अदरक ऐड करा, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर हम, और साथ में इसमें जाएगी कसूरी मेथी। और साथ में आएगा एक कांटा जो मैं टेस्ट करूंगी। आइए अलवीना, आप भी टेस्ट कीजिए मेरे साथ। आ जाए। ठीक है, और थोड़ा सा चाट मसाला भी है। आपकी ख्वाहिश में- एक तो बनता है अलवीना, प्लीज आई इंसिस्ट मुनीज़ा। हाँ, बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल। आई आ इंसिस्ट। जाए, मेरी प्लीज तरफ से प्लीज आप ट्राई कर ले। छोटा सा चम्मच कांटे से खाना, आधा खाली होगा, आधा पूरा होगा। अच्छा, ज़बरदस्ती यहाँ पे ट्रायल करवाया जा रहा है, तो एक चम्मच दीजिए मुनीज़ा मुझे अलवीना के लिए। आज तो मैं माश की दाल खिला के रहूंगी अलवीना को। ये लीजिएगा। नो चीटिंग। अल्लाह अकबर, तो एक एक दाना ही खाया है। देखें अलवीना ऐसे खाते हैं, लेकिन वाकई बहुत मज़े की बनी है। आप थोड़ा टेस्ट तो करो यार, आपको आइडिया होगा। खानी चाहिए, आपकी हड्डियों के लिए गर्म है। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गरम लावे जितना खाती अच्छा, हूँ, ओ माय गॉड। जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपने ऐसे नहीं नहीं, करना। दाल बहुत ही मज़े की बनी है मुनीज़ा। अच्छा जी, दूसरी दाल पे आ जाते हैं। हल्का सा बटर हमने लिया है और इसको बघार देंगे। दैट्स इट, हल्का सा अच्छा, ये बटर दूसरी ढाबा स्टाइल दाल जो है दाल है, ये देखें आप, सफ़ेद बिल्कुल वाली। खड़ी दाल आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल हमने कम पानी ऐड करा था, लेकिन इसका सोकिंग टाइम हम ज़्यादा रखेंगे ताकि दाल जो है हमारी जल्दी से गल जाए और खड़ी रहे। ठीक है, बस इस पर बटर का और उसका बघार देंगे। वही मक्खन का भगार, क्या बात है। ठीक है जी, ये बिल्कुल डन है हमारी। और साथ हमने जो है ना आज पराठे भी मंगाए थे। आज रोज़ाना इनकी हम डाइट तो ख़राब करते हैं ना, आपको पता है ना। नहीं, मैं दाल खाई, दाल बहुत मज़े की बनी है। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से भगार लगाएं इस पे, ताकि फिर जो है ये दाल भी ब्रेक हो का जाए। टाइम भी आ गया है भाई। और अच्छा जी, बस हम बघार ऐड कर देते हैं इसको। सिंपल। सिंपल ये है, सफ़ेद इसके plain, फ्लेवर्स simple कुछ दाल है बहुत ये वाली ना। माइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता फ्लेवर इसका। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है। हमेशा हम कहते हैं कि खाना पहले आंखों से खाया जाता है, प्रेजेंटेशन बहुत फिर अच्छी है। खुशबू सूंघी जाती है, फिर खाने के लिए आप उसके करीब जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है इसकी। फिर हम अब चखेंगे भी इसको, इसको भी चखेंगे। और मैं यहीं से ले लेती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला हम ऐड आप करेंगे। डालिए, मुझे तो ऐसे ही खुशबू अच्छी आ रही है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। माश की दाल बहुत फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए, आप लाजमी ट्राई कीजिए। मैं इसको चखती हूँ जब तक। अलवीना, आप लीजिए एक ब्रेक। जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ कानून के हवाले से भी आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
पिच गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी। जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने आपको बताया कि हम कानून के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा जिस तरह हमारी स्क्रीन पर निकाह से जुड़ी हुई तस्वीर आपने देखी। निकाह के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर हक महर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हर शादी का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जबकि इस्लाम ने इसको बहुत क्लियर किया है, उसके बावजूद भी इस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको वायलेट किया जाता है। किस तरीके से वायलेट किया जाता है आज जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन उस हवाले से वाकिफ़ नहीं है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शुजा अब्बास साहब। 30 साल का लगभग इनको लॉ प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है। उनसे इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जिस तरह निकाह के हवाले से हम बात करते हैं, हक महर के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों की कंसर्न्स हैं, क्लैरिटी नहीं है लोगों के जहनों में कि कितनी कैटेगरी के जो है हक महर होते हैं और क्या इसको ज़रा सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, बात की कि शादी जब हम दो ख़ानदानों के माबैन एक रिश्ता तैयार करते हैं तो उसमें जो बुनियादी बात है, उस सबसे पहली बात है वो उसके हक़ महर की बात है जी। कि ज़ौजियत का जहाँ से समझिए कि इब्तिदा या इब्तिदाइया शुरू होता है तो वहाँ सवाल हक़ महर का शुरू होता है कि आपके दो ख़ानदानों के दरमियान भी ये बात होती है, क्योंकि वली होते हैं दोनों के, तो वो ये तय करते हैं कि साहब इसके लिए हक़ महर क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो माशरा है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों में ये ख़ानदानी यानी कस्टमनरी है कि साहब 14,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, कुछ ज़मीन देते हैं, सोने के एवज़ ये बात तय करते हैं। और कुछ लोगों में एक बहुत मामूली सी रकम को जी एज़ पर प्रैक्टिस रख लेते हैं। तो वो जो सिलसिला है वो हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए कि 80, 90, 2000, सन 2010 और 2020 तक हम पा गए। आज लोगों के पास हाथ में मोबाइल है। सर 2021 में आ गए हैं, जिस तरह आपने यही बात की कि 14,000 रुपीज़ हक महर, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जब हमारे अंबिया कराम और सहाबा कराम के दौर में जाएं तो क्या उसका उस दौर की जो रुपी, उस दौर की जो करेंसी की वैल्यू थी या उस दौर में जो भी बाटर डील्स हुआ करती थी वो मुख्तलिफ थी। अब हम करेंसी में हैं और अब हमारा करेंसी की इन्फ्लेशन को हम देखते हैं क्या है। तो क्या कोई कंपैरिजन का कोई कैलकुलेटर है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं? क्योंकि लोग तो अगर कोई ज़्यादा डिमांड कर दे तो कहते हैं तो लालची है, इसकी तो नीयत ही ठीक नहीं है और ये तो बहुत गलत है, इस्लाम में तो है ही नहीं इतना हक महर। या फिर ये भी सवाल आता है कि आप कीमत लगा रहे हैं, ये भी जो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का, तो प्लीज़ उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मामला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम इसके राइट्स एक्सेप्ट करते हैं। एक औरत हमारे ख़ानदान में शामिल होती है, हमारी फैमिली में शामिल होती है, तो पहली चीज़ तो उसके लिए ये होता है कि वो उस ख़ानदान में जा रही है, उसकी सिक्योरिटीज़ क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे बड़ा बुनियादी जो किरदार अदा करता है वो महर अदा करता है जी। अच्छा, महर में बाज़ लोग इसको, जो आप कह रही हैं कि भाई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस नुक्ते को पकड़ते हैं कि इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो आपने बहुत बड़ा, लेकिन वो एक मर्द की कमाई के को मद्देनजर रखते हुए फिर डिसाइड किया जाता है। तो ख़ानदान ऑब्वियसली बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसे जोड़े होते हैं जो जिनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, अक्सर एक ही जैसे जोड़े होते हैं। तो फिर क्या करेंगे सर? हम पे हमें देखिए, एक जैसे जोड़े जो होते हैं उनमें, अब मैं और आप शहर कराची में रहते हैं जी। कराची की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो डेली वेजेस पर काम करते हैं। ऐसे अफराद भी आपको मिलेंगे जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। उनके लिए एक 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महर एक खौफ की अलामत, अफोर्डेबल नहीं होता। अब एक खानदान का दूसरे खानदान के स्टैंडर्ड के मुताबिक महर रखा जाता है। नॉर्मली प्रैक्टिस ये है। ठीक, यानी यही होगा जो जितनी हैसियत होगी मर्द की वो उसी के मुताबिक देगा। जी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, फॉर इंस्टेंस अगर मर्द की हैसियत बहुत है और फिर भी वो बहुत कम हक महर दे रहा है, सिर्फ ये पॉइंट उठा के कि इस्लाम में नहीं है ज़्यादा। देखिए, सवाल तो अपनी जगह है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस आपको मिलेगी, बाज़ जगह ऐसी ही मिलती है। वकील साहब, ताकतवर लोग हैं जी, कंडीशनली वो अपनी टर्म्स पर लड़की ब्याह रहे होते हैं जी। बाज़ जगह लड़की वालों की टर्म्स पर लड़का ब्याया जा रहा होता है जी। ऐसे भी तो ऐसे हम ये होते हैं यहाँ साथ। अब इस पर अगर हम ये ख्वाहिश करें कि साहब हर जगह ऐसा हो, तो कोई प्रिंसिपल, हम कोई पैरामीटर्स तो हम दे नहीं सकते जी। तो हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि जहाँ जो कस्टमरीज हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें। कुछ लोग इसको राइजुल वक्त का नाम देते हैं, सिक्का राइजुल वक्त। सिक्का राइजुल वक्त वो है कि जो हमारे पैसे की कीमत है
आप देखें अमेरिकन जो फैमिलीज़ हैं कि जो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से बाहर कायम करते हैं, अगर सब डॉलर्स में हम अपने बच्चे का महर तो सर ये इसका क्या, इसका कैलकुलेशन का क्या पैरामीटर होगा, कैसे करेंगे के हिसाब से आप रख रहे हैं कैलकुलेशन का जो पैरामीटर है वो लड़के की आमदनी भी है, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि एक सिक्योरिटी का इशू अगर लड़की वाले वहाँ डोमिनेट करते हैं जी तो वो अपने टर्म्स पर रखते हैं, अच्छा, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं कि मतलब एक कहते हैं कि साहब हम 10 मिलियन रखते हैं, 1 करोड़ रुपए रख रहे हैं, 1 मिलियन रख रहे हैं, तो वो अगर मीट करते हैं उस स्टैंडर्ड को तो रख सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि एक बहुत ही आम से घराने की लड़की ब्याही जा रही है, उसके घर वाले और लड़के के सामने एक ऐसा स्टैंडर्ड रख देते हैं कि जो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आता जी, तो ये टाइज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सही, क्योंकि मतलब उसमें इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, उसमें आप ग्रीड नजर आती है ना। ठीक है, वकील साहब ये एक तो जो होता है कि आपका हक महर जो है मौजल है और गैर मौजल है, जनाब। तो इनकी अदायगी किस तरह से की जाती है? क्योंकि देखिए कहते दो हैं तरीक़ेकार होते हैं, एक टर्म होते हैं इंदल तलब का, जी, तो जब आप डिमांड करें जब भी आप एक मौजल है कि जो आपको अदा करना है, जो लाजमी आपने अदा हाँ, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे वकील साहब। देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ आप जो मुकदमात देखते हैं, मुकदमात में ये कहा जाता है कि फर्स्ट राइट को हम उसको अदा कर देते हैं, ठीक, मुंह दिखाई की सूरत में अदा कर देते हैं, सोने की सूरत में अदा करते या हैं, जो गोल्ड आप दुल्हन को चढ़ा रहे गोल्ड हैं की सूरत में वही अदा आप करते हैं। जी हाँ, उनको जी जो हाँ। है हक महर का नाम दे ये दीजिए। हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ जहाँ हमारी प्रैक्टिसेस हैं तो हम ये कहते हैं कि साहब हमने मौजल था। लेकिन ये बताना, मेंशन करना भी जरूरी होगा ना फिर, देखिए आप या जो खुद लोग से assume कर आपके लें। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप किसी से पूछे कि क्या बता कर अदा किया, ऐसा नहीं होता, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये वाइस वर्सा भी है और एडमिटेड फैक्ट भी है। ठीक, ये एडमिटेड फैक्ट है कि आप जब दे रहे हैं, एक आदमी ले रहा है, तो हमारा कॉन्टैक्ट ही इसी को कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट है, इसमें एक इजाब है, कबूल है, ठीक, एक एक्सेप्टेंस है और एक आप हैंड ओवर कर रहे हैं आप। सर ये एक्सेप्टेंस और हैंडओवर हक महर के हवाले से ये इसको ज़रा और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आपे हत्थी डोली तोड़ के माप करन दुआ मानी, आपे हत्थी डोली तोड़ के माप करन दुआ मानी। जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम वकील साहब से हक महर की इकसाम के हवाले से और बहुत सारी बातें हम कर रहे थे उनसे, अभी और भी गुफ्तगू करेंगे उनसे, लेकिन एक कॉलर हमारे पास मौजूद है, उनकी कॉल लेंगे। जी कॉल है हमारे पास इस वक्त? जी कॉल है, आप कॉल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपका क्या सवाल है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मिसबा। मैम मेरा सवाल ये था कि मुझे जो है किसी ने बताया है कि अगर मियाँ आपको कोई भी इनकम देता है आदतन आपकी ज़रूरत ज़िंदगी से अलावा 2000-5000 रुपये करके, आप बोलते कि आपके हक महर का हिस्सा है, तो क्या ये हक महर में काउंट होगा? घर खर्च जो वो देते हैं आपको, महीने का खर्चा आप कह रही हैं, जो महीने का खर्च देते हैं वो हक महर कह के देते हैं, क्या ये उसमें काउंट होगा? नहीं, ये बहुत गलत कंसेप्ट है, क्योंकि हक महर एक अलग चीज़ है और माहाना खर्चा एक अलग चीज़ है। मिसबा कोई और सवाल है? क्योंकि आप तो मतलब शादीशुदा आपकी जो ज़िंदगी है वो बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें सर क्या ऐसा मैं आपकी पॉसिबल इजाज़त है? से एक बात अर्ज़ करूँ अपनी मोहतरम बहन के लिए कि हक महर जो है वो तो उस टर्म को है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को है कि जब आपने एक्सेप्ट किया है उसको, आपने उसके दरमियान इजाब कबूल की है, तो उस सूरत में आपने वो महर तय किया है। अब रहा ये मामला कि आपके रोज़मर्रा की ग्रॉसरीज हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, या आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है, तो उसका वो पैसा देना जी आपके हक महर से किसी भी मिसबा सूरत, बिल्कुल भी वकील साहब कह रहे हैं बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है आपके हक महर से उसका, क्योंकि वो मेंटेनेंस आपकी जो डेली लाइफ की है वो आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी है, और आपका जो हक महर है वो सोली आपका है, जो कि अल्लाह ने आपके लिए बनाया है और आप ही के लिए है। किसी का हक नहीं है। अच्छा, हक महर अदा करना बहुत ज़रूरी है, ये आप पे कर्ज की तरह होता है कि आप इसको अदा कीजिए? देखिए हक महर तो शादी के वक्त ही अदा करना होता है, क्योंकि हक महर की अदायगी इसी तरीके से आप पर लेकिन इसमें फिर ये लाजिम बात है। आ जाती है ना कि मौजल और गैर मौजल, कि अगर आपका मौजल है तो आपने जो है वो शादी के फौरन, निकाह के फौरन बाद आपने उसको अदा करना है, लेकिन अगर आपने गैर मौजल किया हुआ है तो फिर कहते हैं ना कि जब आप लड़की डिमांड करे तब वो इंदल तलब है वो, हाँ फिर वो डिमांड पर अकॉर्डिंग है। डिमांड। तो उसमें नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि आपका जब एक रिश्ता होता है, एक ताल्लुक़ होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि आप
एक दूसरे के मियाँ बीवी होते हैं और उसी की बुनियाद पर आप एक्सेप्ट करते हैं। निकाह मिन सुन्नती रग़बा जो है वहाँ से, और जब कलमा तय्यबा आप पढ़ते हैं तो एक दूसरे के भरोसे के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं जी, और उसमें आप ये धोखा नहीं सोचते हैं कि ये आदमी मेहर नहीं देगा। सर बिल्कुल सर, लेकिन साथ में एक और भी होती है, मैं सारे मर्दों को नहीं बोल रही, मर्द नाराज़ ना हो जाए, और मैं अक्सर मर्दों की बहुत तरफदारी करती हूँ, औरतों को बुरा भला कह जाती हूँ तो औरतें वहाँ नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शादी शुदा एक ज़िंदगी में बहुत सारे धोखेबाज मर्द होते हैं जो कहते हैं तुम माफ़ कर दो, बख्श दो मुझे, तो ये क्या है? और औरत मासूम बेचारी कि मैं तो इसकी बीवी हूँ, मेरा शौहर है, बोलती हाँ ठीक है मैंने तुम्हें बख्श दिया, और फिर इसके बाद तलाक हो गई और वो कुछ नहीं, उसने कुछ भी अदा नहीं किया और ना मेंटेनेंस उसकी दी। ये क्या सिनेरियो है? देखिए बीबी, बात यह है कि मर्द ही नहीं बल्कि औरतों में भी आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, इसीलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये तजुर्बात पर होता है और ज़िंदगी के गुजारने के कुछ उसूल हुआ करते हैं। जिन खानदानों में उसूल नहीं होते वहाँ मेहर के झगड़े भी होते हैं, मेंटेनेंस के झगड़े भी होते हैं और उनके रोज़मर्रा के मामलात भी तल्ख हो जाते हैं, और वहाँ ये धोखा जो आप फरमा रही हैं, यानी डिसिप्लिन होना जो है बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ज़िंदगी का, देखिए कुरान, अगर आप कुरान सुन्ना की रोशनी में जाते हैं तो आपके लिए सबसे आइडियल जो आपकी ज़िंदगी है वो सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी से यहाँ तक आप आते हैं, उसमें वो अमानतदार थे। सरकार ख़त्मी मरतबत जो थे हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के अमानतदार थे। उस बिज़नेस को आपने प्रमोट भी किया और एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजारी है। और इस्लाम की जो समझिए इशाअत हुई उसमें हज़रत खदीजा का जो रोल रहा है, जो उनका पैसा इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से हुआ है, हम उसको मॉडल नहीं करते। हम अपने ख़ानदानों में अगर आते हैं तो हम निकाह के वक्त ये दुआ करते हैं, हम साहबा का नाम भी लेते हैं, हम तमाम उम्महातुल मोमिनीन का नाम भी लेते हैं कि हमारा ये जोड़ा बहुत कामयाब रहे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम देने और लेने के मामलात में अपनी जो लिमिट्स हैं वो पहले से तय कर लेते हैं। ठीक है, इस्लाम जो लिमिट्स आपको दी हैं अगर आप उस पर चलेंगे तो कोई ठीक है। सर एक और कॉल है हमारे पास, कॉल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। कॉल है साहिवाल से। जी साइम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साइम। जी साइम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या सवाल कर रहा हूँ? जी क्या मैं सवाल? हक के बारे में जानना चाह रहा था, ये हम पे फर्ज है या ये एक रस्म है? ठीक है सर, हम आपको बताते हैं इसका जवाब। जी सर, ये देखिए ये रस्म नहीं है, रस्म तो आप हम कहते हैं ज़रूर, लेकिन ये वाजिबी मामलात हैं। इसके बगैर हमारा जो निकाह है वो मुकम्मल नहीं होता है। हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट पर आप हैं, एक पार्ट पर वो खातून है, और उनके दरमियान जब आप इस रिश्ते में, रिश्ता अज़वाज में आ रहे हैं, तो आपको ये तय करना होता है कि उनकी जो अपनी हैसियत के मुताबिक एक जो रकम देते हैं या सोना देते हैं या ज़मीन देते हैं, तो वो दो ख़ानदान और दो जो टर्म रखने वाले लोग होते हैं उनके दरमियान ये मुआहदे की मुकम्मल तकमील उसी सूरत में होती है कि जब आप मेहर रखते हैं। सही, यानी ये बात क्लियर है कि ये रस्म नहीं है, ये इस्लामिक स्टैंडर्ड्स में एक चीज़ लागू की गई है, पर फर्ज है। अच्छा, बहुत हमारे पास टाइम की कमी है, बहुत जल्दी हमें क्विकली इसको खत्म करना होगा, वाइंड अप करना है, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? फिर मेरा एक सवाल है। बिल्कुल नहीं, आप सवाल कर ले, फिर मैं क्विकली एंड पे चलें। अच्छा वकील साहब, मुझे बताइए कि अगर औरत खुला ले लेती है तो उस पर हक महर कितना अदा होता है? तो पूरा अदा करना पड़ता है या उसमें फिर आधा कहते हैं कुछ % आपको देना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को आप ले रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि वो रिश्ता जब तक बाकी है जी उसका महर नहीं लिया जाएगा। मेजॉरिटी जब आपने ये ख़त्म कर दिया रिश्ता, तो आपका वो महर जो आपने उसको इस बुनियाद पर दिया था कि वो आपके रिश्ते में एक जायज़ और हलाल, मतलब समझिए पर्सनैलिटी की हैसियत से आपका पार्ट थी, तो आप उसको अदा करेंगे कि जो उसने आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको दिया है। ठीक है वकील साहब, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इसका लॉन्ग डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वक्त खत्म हो गया, ओवर टाइम हो गया, हम इसके ऊपर दोबारा इस सब्जेक्ट में बहुत सी मल्टीपल इश्यूज हैं, आपको इस पर बात करनी पड़ेगी और इस पर बात करने में बहुत सारे लोगों को साथ शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ताकि ऑन बोर्ड ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगली बार भी हम कानून के हवाले से आप ही के मसाइल को ज़रूर जो है उजागर करेंगे। हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।